हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कंप्लीट अचीवमेंट एकेडमी। आज हम आपके सामने आ चुके हैं आपकी एक और यूनिट को लेकर, यूनिट 6 ग्रोइंग अप एज ए लर्नर बुक से। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि इस यूनिट को पूरा करने से पहले हम कहीं नहीं जाने वाले। आज हम और आप मिलकर करने वाले हैं यूनिट 6 कंप्लीट। बहुत अच्छी तरीके से हम इसको पढ़ने वाले हैं और इस वीडियो के एंड में आपके लिए एक सरप्राइज भी बाकी है। आपके लिए मैंने काफी मेहनत की हुई है और आपसे इतना अपेक्षा रखती हूं मैं कि आप मेरे साथ ये यूनिट कंप्लीट करेंगे, पूरी वीडियो को देखेंगे। स्टूडेंट, मेरा प्रॉमिस है आपकी डेफिनेटली बहुत हेल्प होने वाली है। इसके बाद आपको कहीं से भी यूनिट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार यहाँ से अच्छी तरह मेरे साथ पढ़ लीजिए और आप देखिए, आपको बहुत मजा आने वाला है, डेफिनेटली बहुत मजा आने वाला है आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपकी जो यूनिट 6 है, इसमें मोस्टली दो टॉपिक के बारे में बातें करनी है। एक तो बुद्धि, इंटेलिजेंस के बारे में, और दूसरी है सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी के बारे में। आप अगर आज ये क्लास कंप्लीट ले लेते हैं, अगर आप ये क्लास कंप्लीट कर लेते हैं मेरे साथ, आपको बस एग्जाम इसी का ही रिवीजन करके दिखाना है और इसमें से ही 100% आपको क्वेश्चन मिलेगा। आपको कहीं भी नहीं भटकना, आपको कोई क्वेश्चन बैंक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ इसको कंप्लीट कर कर अपना एग्जाम देकर आना। और देखो, आपके टाइम का पूरा ध्यान रखा गया कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए स्टार्टिंग में ही पैनल पर सब कुछ लिख दिया गया है। आपको कोई नोट्स नहीं बनाने, आपको यही पीडीएफ मिल जाएगा, आप इसी से रिवाइज कर सकते हैं, आपका पूरा टाइम बचेगा। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बुद्धि, बुद्धि क्या होती है? देखो, हम सब कहते हैं इस आदमी में इतनी बुद्धि है, इतना इंटेलिजेंट है। अरे नहीं, ये आदमी तो बिल्कुल भी इंटेलिजेंट नहीं, इसके तो मंद बुद्धि है। इस टाइप की बातें हम आपस में रोजाना करते हैं। तो बुद्धि है क्या? बुद्धि एक क्षमता है, बुद्धि एक क्षमता है, एक कैपेसिटी है मनुष्य की। कैसी क्षमता है? वो क्षमता है जो एक मनुष्य को संसार के श्रेष्ठ प्राणी के रूप में स्थापित करती है, संसार के सबसे श्रेष्ठ प्राणी के रूप में स्थापित करती है। हमारे अंदर बुद्धि है, इसलिए आज मानव सभी प्रजातियों में सबसे श्रेष्ठतम रूप में उभर कर आया है। आदमी अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। देखो, बुद्धि के बल पर ही मनुष्य चुनौतीपूर्ण कार्य कर पाता है। स्टूडेंट, इतनी इजी लैंग्वेज में मैंने आपके लिए सब मैटर लिखा है ना, बहुत इजी लैंग्वेज में, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं सब कुछ। क्योंकि मोस्टली मैंने देखा है, जो भी कोई आपको पढ़ाता है, ज्यादातर आपका जो मैटर तैयार होता है हिंदी मीडियम का, वो ज्यादातर ट्रांसलेट करके किया जाता है। तो ट्रांसलेशन के बाद हिंदी इतनी हार्ड हो जाती है ना, जिसको आपको याद करने में और पेपर में लिखने में बहुत प्रॉब्लम आती है। पर मैंने इतनी आसान भाषा में सब कुछ लिखा है जिसको आप रिलेट कर पाओगे। अब देखो, बुद्धि की डेफिनेशन, बुद्धि को कितनी आसानी से समझाया है। बुद्धि मनुष्य की विलक्षण क्षमता है जो एक व्यक्ति को या मनुष्य को संसार के श्रेष्ठ प्राणी के रूप में स्थापित करती है। बुद्धि के बल पर ही मनुष्य चुनौतीपूर्ण कार्य कर पाता है। डेफिनेटली अगर हमारे बुद्धि, हम चुनौतीपूर्ण कार्य कर पाएंगे। शेर जैसे खूंखार प्राणी को पालतू बना लेता है। बुद्धि के बल पर ही मनुष्य आज अंतरिक्ष तक अपनी पहुंच स्थापित करने में सक्षम रहा। इंसान के अंदर बुद्धि है, तभी वो अंतरिक्ष तक पहुंच पाया। बुद्धि के द्वारा ही एक व्यक्ति किसी विशेष कार्य या व्यवहार को कर पाता है। बुद्धि मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाती है। ओके, तो बुद्धि के बाद बुद्धि क्या होती है, ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि बुद्धि क्या है। और इतना क्लियर हो जाना चाहिए, आप आज के बाद अपने एग्जाम में जाकर लिखो ना, तो आप बिल्कुल लिख पाओ, उसको अपने शब्दों में लिख पाओ। ठीक है। अब हम बुद्धि से कुछ जुड़ी कुछ परिभाषाओं को देख लेते हैं। देखो, आपको अगर स्पीड आपको मेरी अगर तेज लगे तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट कर आगे की वीडियो में अपनी स्पीड कम कर लूंगी। और अगर आपको कम लगे तो आप स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं। आप 1.5 में देख सकते हैं, 2 में देख सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ओके, अब बुद्धि की परिभाषाएं देख लेते हैं। अल्फ्रेड बिने ने क्या कहा था? बुद्धि जो है ना, वो 4 शब्दों में निहित है, जैसे ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। कितना ज्ञान है, हम क्या आविष्कार कर सकते हैं, क्या निर्देश, क्या आलोचना, इन सब में बुद्धि नहीं। तो देखो, ये 4 वर्ड याद रखने आपको। जो परिभाषाएं हमें लिखनी होती है ना, वो एज इट इज
जैसा इन्होंने कहा है ना, बिल्कुल ऐसे ही हमको लिखना होता है। जैसे हमें याद रखना है, 4 शब्दों में नहीं लिखा है अल्फ्रेड बिने के अनुसार बुद्धि ज्ञान में, आविष्कार में, निर्देश और आलोचना। ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना 4 शब्द हो गए। बुद्धि जो है वो 4 शब्दों में निहित है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। ओके, ये डेफिनेशन याद हो गई। देखो, अगर आप डेफिनेशन लिखकर आओगे तो एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर पर। आपको 1-2 डेफिनेशन तो जरूर लिखनी चाहिए, 1-2 डेफिनेशन अच्छी तरह से याद कर लेना। देखो ये कितनी इजी डेफिनेशन है। बुद्धि 4 शब्दों में निहित है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। देखो इससे पहले हमें ना यूनिट फर्स्ट मैंने आपकी कंप्लीट करा दी गई है, आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाकर, मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। और जो यूनिट आपकी जो 3rd यूनिट है मानसिक विकास वाली, वो वाली भी मैंने आधी करा दी है। ओके, आप उसको भी देख सकते हैं। 3rd नहीं, शायद ये 4th यूनिट है आपकी मानसिक वाली, इसको आप देख सकते हैं। अब टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों को, देखो अमूर्त विचारों को तार्किक रूप से समझने की शक्ति है। मतलब जो भी विचार, जो भी क्वेश्चन हमारे माइंड में उठते हैं, इनकी हम कल्पना करते हैं, उन्हें हम कैसे तर्क के साथ समझ सकते हैं, ये हमारी बुद्धि को प्रदर्शित करता है। टर्मन के कैसे टर्मन और तैसे तर्क। टर्मन के अनुसार क्या है, तार्किक रूप से समझने की शक्ति, तार्किक रूप से। टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों को तार्किक रूप से समझने की शक्ति है। ओके, 2 डेफिनेशन आपकी क्लियर हो गई। सबसे पहली डेफिनेशन थी अल्फ्रेड बिने। अल्फ्रेड बिने, बिने के अनुसार बुद्धि 4 शब्दों में निहित है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। और टर्मन के अनुसार अमूर्त विचारों को तार्किक रूप से समझने की शक्ति है। इसे एक वीडियो में आपकी कंप्लीट यूनिट तैयार होने वाली है, कंप्लीट यूनिट। बकिंघम के अनुसार, बकिंघम के अनुसार बुद्धि है जो सीखने की शक्ति। कितनी इजी डेफिनेशन, इस टाइप की डेफिनेशन तो आप 100% याद कर लीजिएगा। बकिंघम के अनुसार बुद्धि सीखने की शक्ति। देखो बुद्धि क्या है, सीखने की शक्ति है, क्योंकि बुद्धि के अनुसार ही हम सीख पाते हैं। बुद्धि हमारी सीखने में मदद करती है, सीखने की शक्ति है। थॉर्नडाइक के अनुसार, थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि सत्य और तथ्य को समझने की शक्ति है, कि क्या सत्य है और क्या तथ्य है, इसको समझने की शक्ति है बुद्धि। वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि कार्य करने की विधि है। देखो डेफिनेशन में ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने को होता नहीं है, हमें एज इट इज याद रखनी होती है। ओके, गार्डन के अनुसार बुद्धि समझने और पहचानने की शक्ति है। फिर भी इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी समझना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और आपको किस बुक में ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है आप मुझे कमेंट में वो बता सकते हैं। मैं उसी बुक के ऊपर आपकी पहले वीडियो बना दूंगी। ओके, वैसे तो मैं आपकी सभी बुक कराने वाली हूँ, आपके एग्जाम तक सभी बुक आपकी कंप्लीट कराने वाली हूँ मैं, बीएड फर्स्ट ईयर वालों की। बुद्धि के प्रकार, बुद्धि के प्रकार देखो, अब हम बुद्धि के प्रकार को समझेंगे। बुद्धि 3 प्रकार की होती है ना, थॉर्नडाइक ने बताया था कि बुद्धि है ना 3 प्रकार की होती है। और सभी व्यक्तियों में तीनों प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। देखो इन्होंने कहा था सभी व्यक्तियों में तीनों प्रकार की बुद्धि पाई जाती है, परंतु जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में अधिक कार्य करता है उसमें उसी प्रकार की बुद्धि अधिक सक्रिय हो जाती है। सपोज देखो बुद्धि तो तीनों प्रकार की पाई जाएगी, लेकिन जिस फील्ड में आप वर्क कर रहे हो ना, वही वाली बुद्धि आपके आगे डेवलप हो जाएगी, वही सक्रिय हो जाएगी, वही एक्टिव हो जाएगी आपकी बुद्धि। तो अब देखते हैं बुद्धि कौन कौन से प्रकार है। तो सबसे पहले इन्होंने बताया मूर्त। मूर्त यांत्रिक है, गामक बुद्धि। मूर्त यांत्रिक है, गामक बुद्धि। देखो मूर्त क्या होता है, देखो मूर्त अमूर्त 2 वर्ड है, बार बार आते रहेंगे। मैंने पहली वीडियो में भी इनको एक्सप्लेन किया था, मूर्त क्या होता है, अमूर्त क्या होता है। यूनिट फर्स्ट जब हम पढ़ा रहे थे मैंने वहां पे भी इनको एक्सप्लेन किया था। मूर्त होता है प्रत्यक्ष, जो कुछ हमारे सामने है, बहुत ही आसान भाषा में। और अमूर्त होता है जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं, हमने चाहे देखा ना हो पर फिर भी हम कल्पना कर सकते हैं, वो अमूर्त है। अमूर्त है जो हमने देखा है सिर्फ उसके बारे में। विभिन्न प्रकार के यंत्रों, विभिन्न प्रकार के यंत्रों और मशीनों के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों में बुद्धि अधिक सक्रिय हो जाती है। मतलब मैकेनिक्स वगैरह होते हैं, ड्राइवर मिस्त्री वगैरह होते हैं, तो उनमें है ना ये वाली बुद्धि ज्यादा सक्रिय रहती है, देख के चीज को एज इट इज वैसे बना देते हैं बिल्कुल। सेकंड बुद्धि है हमारी अमूर्त या शाब्दिक बुद्धि। अमूर्त या शाब्दिक बुद्धि, शब्दों की बुद्धि। जैसे टीचर आदि में मिलती है, टीचर हुए, लेखक हुए, दार्शनिक हुए, पत्रकार हुए। शब्दों से संबंधित विचारों को समझते हुए कार्य करना, मतलब शब्दों के धनी होते हैं। देखो राइटर्स है ना कितनी गहरी गहरी बात लिखते हैं, कितने अच्छे अच्छे यूनिक यूनिक वर्ड्स लाते हैं। दार्शनिक हुए, दार्शनिक आपकी एक बुक भी है दर्शन, पढ़ना है हमको उस बुक में।
पत्रकार भी न्यूज को कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, मतलब उनके पास शब्दों की कोई कमी नहीं होती क्योंकि उनमें शाब्दिक बुद्धि होती है। नंबर 3 होती है सामाजिक बुद्धि, जो समाज में हमें व्यवहार करना बताती है कि हमें समाज के लोगों के साथ किस तरह से व्यवहार करना चाहिए। जो ये बुद्धि होती है ये सामाजिक व्यवहार से संबंधित होती है, और यह बुद्धि राजनेताओं में, देखो नेता कितना स्पीच देते हैं तो लोग कैसे सुनते हैं, हजारों लोग उनको बैठकर सुनते हैं। समाज सुधारकों में सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं उनके अधिकारों के प्रति, समाज सेवी आदि में बुद्धि सक्रिय होती है सामाजिक बुद्धि, क्योंकि इनसे इंटरेक्ट करना आता है समाज के लोगों से, इन लोगों में। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। देखो 3 प्रकार की हमने बुद्धि पढ़ी, कौन कौन सी पढ़ी। सबसे पहले हमने देखा मूर्त, यांत्रिक या गामक बुद्धि, मूर्त, यांत्रिक या गामक बुद्धि। दूसरे में हमने देखा अमूर्त या शाब्दिक बुद्धि। तीसरे पे हमने देखा सामाजिक बुद्धि, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक बुद्धि। देखो 3 प्रकार की बुद्धि याद होगी। अब तक हमने बुद्धि के बारे में, बुद्धि की डेफिनेशन देखी है, बुद्धि कुछ परिभाषाएं पढ़ी है जिसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है आपको। और अब है ना बुद्धि के प्रकार, 3 प्रकार हमने देखे, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। आप यहाँ तक याद रख सकते हैं, उन किन किन लोगों में पाए जाते हैं। बुद्धि का मापन, देखो बुद्धि का मापन, बुद्धि को हम नाप सकते हैं, ये किसमें कितनी बुद्धि है हम ये नाप सकते हैं, बुद्धि का मापन किया जा सकता है। बुद्धि के मापन का जो पहला प्रयास किया था वो फ्रांस के मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बी ने द्वारा किया गया। किसके द्वारा? अल्फ्रेड बी ने द्वारा। जो कुछ फैक्ट मेंशन कर सकते हो आप, अंडरलाइन कर सकते हो अपनी कॉपी में इस तरह से। बीने ने बुद्धि मापन के क्षेत्र में मानसिक आयु, देखो इस बीने ने वर्ड दिया था मानसिक आयु। आपके कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए अगर आप सीटेट वगैरह देने वाले हो डायरेक्ट पूछ लेंगे, टेट वगैरह दोगे उसमें पूछ लेंगे। मानसिक आयु जो वर्ड है वो बीने ने दिया था। मानसिक आयु से क्या है, मानसिक आयु से क्या अभिप्राय है, मतलब जो बुद्धि मापन के संदर्भ में एक विशेष उपलब्धि थी, बहुत ही विशेष उपलब्धि है। देखो मानसिक आयु शब्द का मतलब है कि यदि कोई एक 8 वर्ष का कोई बालक है और 10 वर्ष के बालक के अनुसार वो कार्य कर रहा है, मतलब वो वे कार्य कर रहा है जो 10 वर्ष का बालक करता, मतलब अपनी उम्र से 2 साल आगे है, 2 साल आगे है वो अपनी उम्र से। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उस बालक की जो मानसिक आयु होगी ना वो 10 वर्ष होगी। कितनी होगी वो मानसिक आयु? 10 वर्ष, क्योंकि वो 10 वर्ष की आयु के बच्चे जितना काम कर रहा है। ओके, तो बुद्धि लाभ द्वारा किसी इंसान की बुद्धि को परिभाषित किया जाता है। बुद्धि लाभ भी, अगर हम बुद्धि का मापन करते हैं तो बुद्धि लाभ भी द्वारा करते हैं कि हम बता सकते हैं इस इंसान में कितनी बुद्धि है और वो किस बुद्धि का है। तो बुद्धि लाभ भी को हम कैसे देख सकते हैं? देखो बुद्धि लाभ भी निकालने का एक फॉर्मूला होता है हमारा, इसका होता है बुद्धि लाभ भी बराबर, बुद्धि लाभ भी बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। देखो मानसिक आयु, वास्तविक आयु आप सब जानते हो, मेंटल एज पता करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट होते हैं, उससे आपकी मेंटल एज पता करके उसमें 100 से गुना कर देते हैं, वास्तविक आयु से भाग देकर 100 से गुना कर देते हैं। ये बुद्धि लाभ निकाले फॉर्मूला डायरेक्ट आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, इसको अच्छे से याद रखना। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाए तो आप इस तरह भी लिख देना एक बार कि बुद्धि लाभ निकालने के लिए मानसिक आयु को वास्तविक आयु से भाग देना पड़ता है, ये भी लिख देना। बुद्धि की विशेषताएं देख लेते हैं हम। ओके, बुद्धि की क्या विशेषताएं होती है? बुद्धि जन्मजात होती है, देखो बच्चों में जन्म से ही बुद्धि का विकास होता है, जन्मजात होती है, मतलब एक तरह से हमारे माता पिता की कैसी बुद्धि है इसका भी प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। बुद्धि पर वंशानुक्रम, देखो अगला पॉइंट हम देखने वाले वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। अगर माँ बाप तेज बुद्धि के हैं तो बच्चा भी तेज बुद्धि का होगा, ये उसका वंशानुक्रम प्रभावित करता है। लेकिन ऐसा ही हो जाता है माँ बाप तेज बुद्धि के ना हो, वातावरण में रहकर वो तेज बुद्धि का हो जाए बच्चा। आप देखते हैं कि काफी बच्चे मतलब बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर देते हैं, अच्छा वातावरण मिलता है, अच्छा एटमोस्फेयर मिलता है उनको। तो वातावरण और वंशानुक्रम दोनों का ही प्रभाव पड़ता है इस पर। बुद्धि द्वारा व्यक्ति अपने पूर्व अनुभव से लाभ प्राप्त कर लेगा। देखो हमारे बुद्धिया में जो पिछले अनुभव प्राप्त हुए, जो हमें गलत अनुभव प्राप्त हुए, तो हम नहीं चाहेंगे हम फ्यूचर में उनको दोहराए। और जो हमें अच्छे अनुभव प्राप्त होते हैं हम बार बार उनको दोहराना चाहते हैं। देखो अगर मैं आप ही क्लास ले रही हूँ, आपको एक क्लास अगर अच्छी लगेगी तो आप अगली क्लास भी मेरे से लेने आओगे, अगली क्लास भी लोगे। आप सोचोगे भाई ये मैम अच्छा पढ़ाती है तो हम अगली यूनिट में इनसे करेंगे। और अगर आपको मेरी क्लास बुरी लगेगी तो आप नहीं आओगे मेरी क्लास लेने अगली। तो भाई बुद्धि से हम अपने अनुभव, जो हमारे अनुभव है, इस क्लास को देखने के बाद आपको जो अनुभव होगा उससे आपको लाभ मिलेगा, कि वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, इस डिसीजन आपको करना है।
अब देखते हैं, बुद्धि व्यक्ति को समस्या का समाधान करने में मदद करती है। देखो हमारी भी बुद्धि कितनी अच्छी तरह से वर्क करेगी, हम समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं और इजीली ढूंढ सकते हैं उन समस्याओं का समाधान। कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है तो आदमी अपनी बुद्धि के दम पर ही उन समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करते हैं और सुलझा लेते हैं। बुद्धि व्यक्ति को नई देखो बुद्धि व्यक्ति को नई चीजें और कार्य सीखने में सहायता करते हैं। अगर हमें कुछ भी नया करना है, सपोज हमको कंप्यूटर कोर्स करना है, कुछ भी करना है, तो हमारी बुद्धि हेल्प करेगी उसमें। अगर कोई अच्छी बुद्धि का बच्चा होगा तो उस काम को जल्दी कर लेगा। थोड़ा नॉर्मल सामान्य बुद्धि वाला बच्चा उस काम में थोड़ा समय ले सकता है। तो बुद्धि हमारी यहाँ पे भी सहायता करती है। जो बुद्धि के कारण व्यक्ति नवीन परिस्थितियों में सामंजस्य बिठा पाता है। नवीन परिस्थिति, जैसे आप अगर यहाँ पे रह रहे हो, सपोज आप जैसे हम सीसीएस यूनिवर्सिटी के बीएड के बारे में पढ़ रहे हैं, आप सपोज यूपी में रह रहे हो, इधर रह रहे हो मेरठ मेरठ में, तो आपको क्या होगा आपको अगर कहीं और भेज दिया जाए, किसी अलग एटमोस्फेयर में भेज दिया, आपको सपोज हिमाचल भेज दिया या कहीं और भेज दिया, तो वहां पे भी आप सामंजस्य बिठा पाओगे अपनी बुद्धि के कारण। बुद्धि पर लिंग भेद का कोई प्रभाव, वैसे तो लड़का और लड़की दोनों की बुद्धि समान होती है, इक्वल होती है, इन पे लिंग भेद का कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी एक दो मनोवैज्ञानिक बोलते हैं कि भाई नहीं, इसका फर्क पड़ता है। जैसे कि आप सपोज एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, सिर्फ एक एग्जाम्पल की तरह ही लीजिएगा इसको। जैसे मम्मी घर में कुछ काम बताती है, मम्मी अपने बेटे को बोलते हैं कि चलो बेटा आप है ना एक बार देख कर आओ कि पड़ोस वाली जो आंटी है ना वे क्या कर रही है। तो लड़का जाता है वहां पे घर पे, उनके घर पे जाकर देख कर आ जाता है अपने घर वापिस। तो मम्मी पूछते हैं हाँ बेटा क्या कर रही है, तो कहता है कि मम्मी पड़ोस वाली आंटी जो है ना वो खाना बना रही है। तो मम्मी उससे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती है, अच्छा तो बेटा क्या बना रही है खाने में। तो लड़का कहता है मम्मी ये तो आपने बोला ही नहीं मुझे, ये तो मैं देख के नहीं आया। ये क्वेश्चन फिर मम्मी अपनी बेटी को बोलती है कि बेटी क्या जाके देखा कि पड़ोस वाली आंटी क्या बना रही है। तो बेटी जाके देख के आ जाती है। तो मम्मी बेटी से पूछती है, अच्छा बेटी तो क्या देखा पड़ोस वाली आंटी, क्या कर रही है पड़ोस वाली आंटी। तो बेटी कहती है मम्मी वो खाना बना रही है। सेम क्वेश्चन बेटी को भी दिया था उन्होंने। तो फिर वो बोलती है, अच्छा तो बेटी क्या सब्जी बना रही है, क्या बना रही है खाने में। वो कहती है मम्मी वे भिंडी की सब्जी बना रही है, और अंकल है ना वो अखबार पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे खेल रहे हैं। तो वो लड़कियां है ना चीजों को इतनी बारीकी से समझती है, वो सब चीज देखती है। लड़के भी काफी इंटेलिजेंट, पर लड़कियां ना थोड़ी लापरवाह होती है चीजों को लेकर। आप बुरा मत मानिएगा, ओके, ठीक है। वैसे बुद्धि पर लिंग भेद का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब बुद्धि के परीक्षण को देख लेते हैं। बुद्धि के कौन कौन से परीक्षण होते हैं। देखो बुद्धि परीक्षण के जनक कौन है, यहाँ पे कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया, आप यहाँ पे पूछ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। वैसे हम सीटेट का एक अलग से मतलब पढ़ाने वाले हैं, सीटेट आपका एग्जाम आने वाला है, अगर आप देने वाले हैं तो आप वो भी देख सकते हैं, हम सीटेट को अलग से पढ़ाएंगे। देखो बुद्धि के परीक्षण कौन कौन से होते हैं। देखो पहला परीक्षण होता है शाब्दिक या वाचिक बुद्धि परीक्षण। शाब्दिक या वाचिक बुद्धि परीक्षण। देखो बुद्धि के परीक्षण से पहले एक बात देख लेते हैं। देखो बुद्धि के परीक्षण, बुद्धि के परीक्षण देखो ये दो प्रकार के होते हैं। व्यक्तिगत परीक्षण, व्यक्तिगत परीक्षण मतलब किसी एक व्यक्ति पर ही करे जाते हैं, एक टाइम में किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति पर करे जाएंगे। और दूसरे होते हैं सामूहिक परीक्षण। सामूहिक परीक्षण जो है ना वो समूह में करे जाते हैं। समूह में कुछ व्यक्ति 4-5 लोगों को या ज्यादा लोगों को समूह में इकट्ठा कर लेते हैं और समूह में उन पर ये परीक्षण किए जाते हैं। देखो जो ये व्यक्तिगत परीक्षण है, व्यक्तिगत परीक्षण, ये भी दो प्रकार का होता है। जो सामूहिक परीक्षण है ये भी दो प्रकार का। देखो इस टाइप के डायग्राम आप अपनी कॉपी में यूज कर सकते हो। इन डायग्राम को आप यूज करोगे ना तो आपकी कॉपी बहुत आकर्षक लगेगी, अट्रैक्ट करेगी एग्जामिनर को, आपके मार्क्स आपको देकर जाएगा। और अच्छे पेज भी भरते हैं। देखो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है तो पेज भी तो भरने ही है, तो हमारे यहाँ की सब रूल ही है तो यूनिवर्सिटी का। ओके तो अब देखते हैं व्यक्तिगत परीक्षण कौन कौन सा होता है। ये शाब्दिक होता है, शाब्दिक, और ये अशाब्दिक, दोनों तरह का होता है। देखो इसको हम यहाँ पर शाब्दिक या वाचक भी बोल सकते हैं। वाचिक, अशाब्दिक या अवाचिक। देखो जो शाब्दिक परीक्षण होता है ये संस्कृति युक्त परीक्षण होता है। संस्कृति, क्योंकि शब्दों से संस्कृति का ज्ञान होता है, संस्कृति युक्त।
ये समूह परीक्षण है ना, ये भी इन दो प्रकार का ही होता है, शाब्दिक और अशाब्दिक। ये भी दो प्रकार का ही होता है। जो शाब्दिक परीक्षण होता है वो जो होता है, एक मिनट पेन का कलर चेंज कर लूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना आए। ये जो शाब्दिक परीक्षण हो है ये होता है पढ़े लिखे लोगों के लिए, पढ़े लिखे लोगों के लिए। और जो अशाब्दिक परीक्षण है ये अनपढ़ लोगों के लिए भी हो सकता है, अनपढ़ लोगों के लिए भी हो सकता है। पढ़े लिखे तो दे सकते हैं इसको, अनपढ़ लोग भी दे सकते हैं, लोगों के लिए। सामूहिक परीक्षण में दो फेमस परीक्षण देखते हुए और देखेंगे भी हम। अल्फा आर्मी परीक्षण, अल्फा आर्मी बुद्धि परीक्षण, अल्फा, अल्फा ऐसे बोलते, अल्फा आर्मी बुद्धि परीक्षण। और ये होता है बीटा आर्मी बुद्धि परीक्षण। जो अल्फा आर्मी बुद्धि परीक्षण था वो पढ़े लिखे लोगों के लिए उपयोगी था, और जो बीटा था वो अनपढ़ लोगों के लिए था। और व्यक्तिगत परीक्षण में भी कुछ परीक्षण के नाम याद रख सकते हैं, अगर आपके शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाए तो आप याद रख सकते हैं। ऐसे चित्रपूर्ति परीक्षण, कोई एक व्यक्ति देंगे उसे कोई चित्र दे दीजिएगा, दिया जाएगा और उसको उसको कंप्लीट करना है उस चित्र को। या फिर ब्लॉक बिल्डिंग, ब्लॉक्स दे देंगे, उनसे कुछ बिल्ड करना है, ब्लॉक बिल्डिंग परीक्षण। ब्लॉक बिल्डिंग परीक्षण, ओके। अब है ना, अगले आगे बढ़ते हैं। अब इसलिए उदाहरण, उदाहरण कहीं क्या है देखो, ये आप डायग्राम मेंशन कर सकते हैं पहले, फिर हम देखेंगे। शाब्दिक या वाचिक बुद्धि परीक्षण, हमने यहाँ पे दो पार्ट बताए ना, शाब्दिक और अशाब्दिक, तो हम देखते हैं ये दोनों के ही होते हैं, तो हम शाब्दिक देखते हैं यहाँ पे। शाब्दिक या वाचिक बुद्धि परीक्षण, शाब्दिक बुद्धि परीक्षणों से अभिप्राय उन परीक्षणों से है जिनमें शब्दों या भाषा के माध्यम से, मतलब कि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है शब्दों के माध्यम से, आपको कोई क्वेश्चन पूछ ले तो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण होगा, कुछ क्वेश्चन के माध्यम से आपसे जवाब लेते हैं, तो फिर उन उत्तर के आधार पर, आप जो हमें उत्तर देते हैं उनके आधार पर अगर हम अनुमान लगाते हैं कि आप में कितनी बुद्धि का स्तर क्या है, तो ये शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। देखो ये व्यक्तिगत भी हो सकता है और सामूहिक भी हो सकता है, मैं बताया था उस डायग्राम में भी कि व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों हो सकते हैं, ओके। तो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जलोटा परीक्षण, जलोटा परीक्षण में क्या होता है देखो, जलोटा परीक्षण में 100 क्वेश्चन दिए जाते हैं सभी फील्ड से संबंधित, और उन 100 क्वेश्चन के आधार पर आपकी बुद्धि का अनुमान लगाया जाता है। 11 से 16 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों के पर किया जाता है, 11 से 16 वर्ष के बच्चों पर। तो जोशी बुद्धि परीक्षण है, इसमें भी क्वेश्चन दिए जाते हैं, इसमें भी 100 क्वेश्चन दिए जाते हैं, और इसमें 20 मिनट भी दी जाती है, टाइम भी मेंशन कर दिया जाता है। तो ये भी किशोरावस्था के लिए उपयोगी है, किशोरावस्था के लिए, किशोरावस्था के विद्यार्थियों के लिए, ओके। तो दो उदाहरण याद रख लेना आप, शाब्दिक बुद्धि उसके, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के, जलोटा और जोशी दोनों ही शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के उदाहरण है। ये शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। छात्रों की बुद्धि का मापन करने हेतु शाब्दिक बुद्धि परीक्षणों का बहुतायत में प्रयोग किया जाता है, मतलब बहुत अधिक मात्रा में इनका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इजी होता है इनको बनाना शाब्दिक को। कुछ क्वेश्चन तो फॉर्म करने आपसे पूछने के लिए, तो इनको इजी होता है बनाना। भाषा के प्रयोग के कारण वाचिक बुद्धि परीक्षणों का क्षेत्र, लेकिन इनका क्षेत्र सीमित हो जाता है, क्योंकि इसमें भाषा आ जाती है। तो भाषा देखो, कुछ आदमी अनपढ़ होते हैं, कुछ की अलग भाषा होती है, कुछ की अलग भाषा होती है, तो पर्टिकुलर जिस भाषा में क्वेश्चन तैयार किया जाएगा उस भाषा के लोगों के लिए ये उपयोगी होता है, ओके। तो ये काफी डिफरेंट डिफरेंट भाषाएं बोले, तो अपने इंडिया में देख लो कितनी सारी भाषाएं हैं। परीक्षण में प्रयुक्त भाषा का लिखना था पढ़ना जानने वाले, जो परीक्षण में जो भाषा प्रयुक्त हुई ना उसका लिखना और पढ़ना जानने वाले व्यक्तियों पर ही शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का प्रयोग किया जा सकता है। और देखो अगर इसकी कमियां आएंगी इस परीक्षण की, आप मेंशन कर सकते हो। छोटे बच्चों, अशिक्षितों, अन्य भाषा वाले व्यक्तियों तथा बुद्धि व्यक्तियों के लिए मंद बुद्धि, देखो तथा मंद बुद्धि, देखो मंद बुद्धि है यहाँ पे, मंद लिखना भूल गई, तथा मंद बुद्धि व्यक्तियों के लिए इसका प्रयोग करना संभव नहीं होता। अब हम देखते हैं अशाब्दिक या अवाचिक बुद्धि परीक्षण। अवाचिक बुद्धि परीक्षण से तात्पर्य, देखो अवाचिक उसमें है जिसमें शब्दों का यूज नहीं होता,
भाषा का प्रयोग नहीं होता, इसमें चित्रों का प्रयोग होता है, चित्रों का या वस्तुओं का प्रयोग होता है, उसके माध्यम से आपको समस्या दी जाती है। चित्र या सामग्री की सहायता से आपके प्रश्नों की रचना की जाती है, आपको चित्र कंप्लीट करना दे सकते हैं, आपको वस्तु को छाट कर देना, कुछ ब्लॉक्स बनाने, कुछ इस टाइप की चीजें दी जा सकती है। जो इस प्रकार के बुद्धि परीक्षण है ये भी व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों हो सकते हैं। देखो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही। अब आगे चलते हैं। इस प्रकार के बुद्धि परीक्षण अच्छे तो मैं बता चुकी हूँ आपको। इसके उदाहरण है रेविन की प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, भाटिया बैटरी परीक्षण, कैटल बुद्धि परीक्षण। देखो रेविन है, जो रेविन ने 3 प्रकार की मैट्रिक्स बनाई थी, स्टैंडर्ड मैट्रिक्स, हायर मैट्रिक्स, उच्चतर मैट्रिक्स, और एक बनाई थी रंगीन मैट्रिक्स। रंगीन मैट्रिक्स, जो स्टैंडर्ड मैट्रिक्स थी वो सामान्य लोगों के लिए उपयोगी थी, सामान्य लोगों के लिए। जो उच्चतर मैट्रिक्स थी ये थी प्रतिभाशाली, प्रतिभाशाली के लिए, और ये थी मंदबुद्धि के लिए। इनके एग्जाम्पल याद रखिएगा, रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, भाटिया बैटरी परीक्षण डॉक्टर भाटिया ने दिया था ये, डॉक्टर भाटिया। और ये भी अशाब्दिक परीक्षण है, अशाब्दिक परीक्षण है, अशाब्दिक परीक्षण का उदाहरण है। जो कैटल बुद्धि परीक्षण था वो आरबी कैटल ने दिया था, ये भी अशाब्दिक परीक्षण का उदाहरण है। तो इन तीनों उदाहरणों को आप याद रख लीजिएगा। जो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है वो छोटे बच्चों, अशिक्षितों तथा अन्य भाषा जानने वाले व्यक्तियों पर भी किया जा सकता है। देखो शाब्दिक भाषा परीक्षण है, जो उसकी कमी हमने देखी थी कि ये जो है ना छोटे बच्चों पे नहीं किया जा सकता, अशिक्षित और अन्य भाषा वाले लोगों पर नहीं किया जा सकता, पर ये वाला परीक्षण किया जा सकता है। तो क्या अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बुद्धि के सिद्धांत को देखेंगे। देखो बुद्धि के सिद्धांत काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन तो डेफिनेटली बन ही जाता है अगर बुद्धि से क्वेश्चन आएगा, आपको चॉइस मिलती है एग्जाम में करने की। क्वेश्चन में सबसे पहले देखते हैं एक खंडात्मक बुद्धि, एक खंडात्मक बुद्धि, एक खंडात्मक बुद्धि। ओके, एक तत्व या एक कारक बुद्धि, ये सिद्धांत दिया था बी ने, स्टर्न और टर्मन ने दिया था। इनका क्या कहना है, इनका कहना है कि हमारी बुद्धि में कोई एक ही खंड होता है, हमारी बुद्धि में कोई एक ही खंड होता है, एक ही तत्व होता है, वही हमारे जो सभी कार्य जो हम करते हैं उसके लिए वही जिम्मेदार होता है। इन्होंने सिर्फ इतनी बात की कि हमारी बुद्धि में कोई एक ही तत्व होता है जो हमारे सारे कार्यों के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है। लेकिन जो आज का टाइम है ना उसमें इस सिद्धांत को सही नहीं माना जाता, क्योंकि अगर ऐसा होता कि हमारी बुद्धि में कोई एक ही तत्व है तो जो व्यक्ति के जो भी हम कार्य करें सबके परिणाम एक जैसे आते हैं, अलग अलग नहीं आते, क्योंकि बुद्धि का तो एक ही तत्व है, डिफरेंट डिफरेंट फिर कैसे आ सकते हैं। तो इसलिए ये नहीं हो सकता। तो जो जॉनसन है, जॉनसन ने इस सिद्धांत को कहा था निरंकुशवादी बुद्धि सिद्धांत। आपकी छोट में पूछा जा सकता है कि निरंकुशवादी बुद्धि सिद्धांत किस बुद्धि सिद्धांत को कहा जाता है। निरंकुशवादी क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक ही तत्व का बता रहे कि जो एक ही तत्व है उसकी सारी भूमिका बता रहे, वही सब कुछ करेगा, तो इसलिए इसे निरंकुशवादी सिद्धांत बोला जाता है। अब होता है दूसरा है द्विखंडात्मक द्विकारक या द्वितत्व बुद्धि, द्विखंडात्मक द्विकारक या द्वितत्व बुद्धि। ओके, ये दिया था स्पीयरमैन ने। इस प्रकार की बुद्धि में 2 कारक, देखो स्पीयरमैन ने बताया कि जो द्विखंडात्मक एक तत्व वाली बुद्धि में तो एक कारक, जो 2 तत्व वाली बुद्धि है इसमें 2 कारक बताए, एक तो जी बताया इन्होंने और एक एस बताया। देखो इन्होंने बताया, देखो आप ये डायग्राम पेपर में बना सकते हो। जी कारक, जो जी कारक है हमारा वो सेंटर में होता है बिल्कुल, और उसके चारों ओर जो होते हैं ना वो एस कारक होते हैं। एस कारक उसके चारों ओर रहते हैं, यहाँ पे एस कारक हो गए। जी फॉर जनरल, जनरल फैक्टर, और एस फॉर स्पेसिफिक, स्पेसिफिक। ओके, स्पीयरमैन के अनुसार जी कारक है जो केंद्र में पाया जाता है, जिसके चारों ओर एस कारक भ्रमण करता है। जैसे जी जी तो सपोज हो गया कोई राजा की तरह हो गया, तो राजा की तरह हो गया, और ये सब होगी प्रजा इसकी, क्योंकि राजा होता है सेंटर में और प्रजा उसके इर्द गिर्द, सारी पावर सारी कमान राजा के हाथ में। तो इसलिए है ना जॉनसन ने इसे राजतंत्रात्मक बुद्धि सिद्धांत कहा। कौन सा बुद्धि सिद्धांत कहा, राजतंत्रात्मक बुद्धि सिद्धांत। हम आगे बढ़ते हैं।
तीसरा सिद्धांत है हमारा बहुखंडात्मक बहुकारक या बहुतत्व बुद्धि सिद्धांत। ये हमारा थॉर्नडाइक ने दिया था। देखो इस बुद्धि सिद्धांत के अनुसार जो है हमारी बुद्धि में बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं, इतने सारे तत्व अनंत जिन्हें हम गिन भी नहीं सकते। बहुतत्व वाले कह रहे हैं कि हमारी बुद्धि में बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं, एक तत्व वाला कह रहा है कि एक तत्व पाए जाते हैं। तो अब हम बहुतत्व की बात करें तो इसके अनुसार बहुत सारे तत्व हमारी बुद्धि में पाए जाते हैं, और जितने भी कार्य किए जाते हैं सभी कार्यों के लिए बुद्धि का अलग अलग तत्व जिम्मेदार होता है। हम जो भी करते हैं सबके लिए अलग अलग तत्व काम करेगा बुद्धि का। और जो एक तत्व है वो जीवन में एक बार ही काम करता है। जब एक तत्व काम करता है तो बाकी सारे तत्व उसकी मदद करते हैं। सपोज ये कोई एक तत्व काम कर रहा है तो बाकी सारे तत्व जो है इसकी हेल्प करेंगे। तो इसलिए इसे प्रजातांत्रिक बुद्धि सिद्धांत कहा, कि प्रजा का रोल है इसमें, इसलिए इसे प्रजातांत्रिक बुद्धि सिद्धांत कहा। किसने कहा? जॉनसन ने कहा। ये लाइन आप मेंशन कर सकते हो अपने पेपर में, अच्छी तरह हेडिंग बना के ब्लैक पेन से लिख सकते हो आप इस लाइन को। होता है समूह कारक बुद्धि सिद्धांत, रस्टन और इसके सहयोगी कैली ने। देखो आप कहीं से भी पढ़िए और यहाँ से भी पढ़िए, आप खुद देखिए फर्क। ओके, आपके लिए सब कुछ ओपन है, सब ओपन प्लेटफॉर्म है, आप देख सकते हैं अच्छी तरह। इसके अनुसार हमारी बुद्धि में 13 कारक समूह होते हैं, और अगर आपको कुछ कमी लगे तो आप बता सकते हैं, आपका सुझाव भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो 13 होते हैं इसके अनुसार, समूह कारक के अनुसार 13 कारक समूह होते हैं। इसमें सात सात हम उपयोग में लेते हैं, 13 में से 7 ऐसे होते हैं जिन्हें हम उपयोग में लेते हैं। अब तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि सिद्धांत ये दिया था आरबी कैटल ने। इसके अनुसार हमारे यहाँ ना दो तरह की बुद्धि पाई जाती है, एक तरल बुद्धि और एक ठोस बुद्धि। जो तरल बुद्धि होती है हमारी वो जन्मजात होती है, बच्चे जब जन्म लेता है तब से उसमें तरल बुद्धि होती है, और इसमें है ना कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हम बिल्कुल भी, ये बिल्कुल ऐसे ही रहती है। और सामान्य कार्य जैसे हम डेली यूज के जो कार्य करते हैं, जनरल जो वर्क करते हैं हम, उसके लिए यही जिम्मेदार होती है तरल बुद्धि। और जो ठोस बुद्धि होती है हमारी वो हमारी अर्जित होती है, इसे हम अर्जित करते हैं। जैसे हम बड़े होते रहते हैं हमारी बुद्धि का विकास होता है, जो हम अर्जित करते हैं वो ठोस बुद्धि होती है। ये परिवर्तनशील होती है, मतलब इसमें परिवर्तन आता रहता है टाइम के साथ साथ। भाई जैसे जैसे हम डेवलप करते जाते हैं, नई चीजें सीखते जाते हैं, तो ये परिवर्तन होता रहता है इसमें। ये कुछ विशिष्ट कार्यों के लिए जिम्मेदार होती है, कुछ स्पेसिफिक जो वर्क्स होते हैं उनके लिए जिम्मेदार होती है। आप कुछ भी करते हैं, जैसे किसी का हॉबी है कुकिंग, तो धीरे धीरे टाइम के साथ सीखते हैं। बचपन से तो कोई खाना बनाना नहीं सीखता, और धीरे धीरे इंप्रूव भी करता रहता है, परिवर्तन भी करता रहता है। किसी की कंप्यूटर चलाना हॉबी हो सकती है, किसी की और कुछ हो सकती है। ओके, इस तरह से। तो तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि, ये हो गई तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। छठी बताइए आश्चर्यजनक बुद्धि। ये दिया है बीएस ब्लूम ने, बीएस ब्लूम। इसके अनुसार ये देखो इन्होंने क्या बात कह दी है, कहा हमारे शरीर में तो बुद्धि होती ही नहीं है। बुद्धि ऐसा तो कोई अंग होता ही नहीं हमारे शरीर में। बुद्धि देखी है कोई आपने? बुद्धि तो होती ही नहीं। बुद्धि तो एक आश्चर्यजनक चीज है। क्या हम बुद्धि 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 की बात कर रहे हैं? ये एक आश्चर्य है, ये एक आश्चर्यजनक चीज है। इन्होंने कह दिया, काफी अच्छा है, काफी सिंपल है, आप इजिली याद कर सकते हो। नंबर 7 है लेवल 1 और लेवल 2 बुद्धि। इन्होंने लेवल 1 और लेवल 2 ने बांटा, जॉनसन जी ने बुद्धि को लेवल 1 और लेवल 2 में बांटा है। लेवल 1 होता है जो वही जन्मजात वाला, जो हमारी जन्मजात होती है, इसको उन्होंने लेवल 1 कहा। वहां पे हम तरल बुद्धि कह रहे थे। तो जो सेकंड है, जो हम अर्जित करके हासिल करते हैं, जो हमारी अर्जित करके योग्यता जो होती है वो होती है हमारी लेवल सेकंड बुद्धि। तो ये वही वाली बात है, तरल और ठोस बुद्धि वाली। नंबर 8 हो गया सैंपल प्रतिदर्श या नमूना बुद्धि, सैंपल बुद्धि। थॉमसन ने दिया था ये, थॉमसन। इस सिद्धांत के अनुसार हमारे मस्तिष्क में कार्य करने की छोटी छोटी कई योग्यताएं, मतलब छोटी छोटी हमारे मस्तिष्क में कार्य करने की बहुत सारी योग्यताएं होती है, छोटी छोटी। इन्हें हम क्या बोलते हैं? सैंपल बोलते हैं। और जब हम कोई कार्य करते हैं, अगर हम कोई कार्य करें तो ये योग्यताएं जो है ना वो इकट्ठा हो जाती है, और एक संगठित संगठित होकर एक रचना का निर्माण करती है। और ये जो मिलती है ये हमारी बुद्धि की योग्यता होती है। क्या होती है? योग्यता। इन्होंने कहा बहुत ही छोटे छोटे नमूने हमारी बुद्धि में पाए जाते हैं, और अगर हम कुछ कार्य करते हैं तो ये इकट्ठे हो जाते हैं और एक योग्यता का निर्माण करते हैं हमारे अंदर। ओके, एंड में आपके लिए सरप्राइज है जिसे देख कर जाइएगा। नंबर 9 होगा त्रिवर्ग या त्रिविमीय बुद्धि। त्रिवर्ग या त्रिविमीय बुद्धि या 3D बुद्धि। इसके अनुसार है ना हमारी बुद्धि 3 घटकों से मिलकर बनी होती है। ये घटक क्या है? प्रासंगिक घटक, वातावरणीय घटक और अनुभवी घटक। देखो अगर हम कोई नया कार्य करना है तो उसके
उसके करने से पहले हमें पूर्व में जो घटनाएं हुई है और जो प्रसंग हुए हैं मतलब उसको जानने का प्रयास करें। जैसे हम कोई नया कार्य करना चाहते हैं तो हमारी बुद्धि सोचेगी अच्छा ऐसा पहले भी कभी हुआ है, किसी ने किया है, उसके क्या परिणाम हुए, क्या वो हुए है, तो ये सब जानने की कोशिश करेगी। इसे बोलते हैं प्रासंगिक घटक। दूसरा होता है वातावरणीय घटक। हमारे चारों ओर के परिवेश से जो हम सीखते हैं, जिसमें हम रहते हैं, उसे बोलते हैं वातावरणीय घटक। अनुभवी घटक बुद्धि सदैव जो पहले अनुभव में आया उसको जान रख कर ही व्यवहार करती है। अगर एक जगह आप एक सड़क पर निकलोगे, सपोज वहां पे बहुत ही भयानक कोई कुत्ता रहता है, तो अगर वो आपको कुछ भोंक देता है, काट लेता है, सपोज ऐसा होना तो चाहिए नहीं, पर आप उस सड़क पे दोबारा आपकी बुद्धि उस वहां पे उस रास्ते पे को दोबारा जाना नहीं चाहेगी, क्योंकि बुद्धि जो पहले अनुभव में आया है वहीं पर ध्यान में रखते हुए आगे व्यवहार करती है। जो आपका अनुभव होता है उसी अनुसार बुद्धि आपकी व्यवहार करती है आगे। ठीक है, अगर आपको यहाँ से मेरे से पढ़ के अच्छा अनुभव मिलेगा तो आप डेफिनेटली कमेंट करोगे, मुझे बताओगे, और बेकार अनुभव मिलेगा कमेंट तब भी कर देना, मैं सुधार कर लूंगी। ओके, अब देखते हैं बहुबुद्धि सिद्धांत। बहुबुद्धि सिद्धांत क्या होता है? बहुबुद्धि सिद्धांत में हावर्ड गार्डनर ने दिया था। देखो इन्होंने है ना खंडात्मक बुद्धि, कारक बुद्धि और तर्क बुद्धि। देखो हम पीछे पढ़ के आए हैं खंडात्मक, बहुखंडात्मक बुद्धि पढ़कर आए हम पीछे, और कारक बुद्धि हम पढ़ के आए हैं एस फैक्टर और जी फैक्टर, और तार्किक बुद्धि। इन सब का है ना विरोध किया है इन्होंने। उन्होंने कहा हमारी बुद्धि में कुछ विशेष योग्यताएं होती है। क्या होती है? कुछ विशेष योग्यताएं होती है, कुछ नहीं होता, सिर्फ योग्यताएं होती है। उन्होंने बोला है जिनसे मिलकर बुद्धि का निर्माण होता है। अब ये योग्यताएं इन्होंने कौन कौन सी बताई है? देखो जो हार्वर्ड गार्डनर है वे योग्यताओं की बात करते हैं। इन्होंने कौन कौन सी योग्यताएं बताई है? इन्होंने 9 प्रकार की योग्यताएं बताई। इन्होंने बोला है सबसे पहले भाषाई योग्यता, मतलब भाषा मतलब वाद विवाद करने की क्षमता, बोलने की क्षमता, कितनी अच्छी तरह से आप एक्सप्लेन कर पा रहे हैं चीजों को। जैसे भाषाई बुद्धि, भाषा योग्यता बुद्धि किसमें पाई जाती है? पत्रकार वगैरह होते हैं, न्यूज को कितनी अच्छी तरह एक्सप्लेन करते हैं, बढ़ा चढ़ा के बताते हैं आपको। अरे ऐसा हो गया, प्रधानमंत्री ने की वहां पर बैठक, प्रधानमंत्री गए इस देश की यात्रा पर, इस टाइप से आपको बढ़ा चढ़ा के बता। पत्रकार में भाषाई बुद्धि बहुत अच्छी होती है, वे शब्दों को बड़ा अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं, बहुत अच्छी तरह से अपनी बात रखते हैं। वकील वगैरह हो गए, इनमें भाषाई बुद्धि पाई जाती है। ओके, दूसरी होती है शारीरिक गतिक बुद्धि, मतलब जो शरीर की गति से संबंधित होती है। जैसे डांसर वगैरह में ये बुद्धि पाई जाती है, अपने शरीर का मूवमेंट बहुत अच्छी तरह से कर लेते हैं। तार्किक योग्यता बुद्धि, तार्किक योग्यता बुद्धि जो होती है हमारी तर्क करने की शक्ति से संबंधित होती है। हम किस प्रकार तर्क कर पाते हैं, तर्क करने की शक्ति से संबंधित होती है। जैसे साइंटिस्ट वगैरह हर चीज के पीछे रीजन ढूंढते हैं, तर्क करते हैं। साइंटिस्ट में बुद्धि होती है ना, वैज्ञानिकों में बुद्धि होती है। और फिर और हम देख सकते हैं अकाउंटेंट वगैरह होते हैं, बैंकर्स होते हैं, बैंकर, उनमें बुद्धि होती है, तार्किक बुद्धि। ओके, अब हम देखते हैं स्थानिक बुद्धि। स्थानिक बुद्धि होती है जगह से संबंधित। अगर आदमी एक जगह को अच्छी तरह याद रख पाता है, बहुत अच्छी तरह, तो हम कह सकते हैं उसमें स्थानिक बुद्धि है। सपोज कोई कोई लोग ऐसे होते हैं कि अगर किसी स्थान पर जाते हैं ना, वहां के रास्ते चाहे कितने भी कठिन हो, मोड़दार हो, घुमावदार हो, फिर भी उन रास्तों को अच्छी तरह मेरे दिमाग में बसा लेते हैं, याद कर लेते हैं और कभी नहीं भूलते। तो ऐसे व्यक्तियों में स्थानिक बुद्धि काफी ज्यादा होती है। संगीतात्मक योग्यता बुद्धि, यह है ना संगीत से जुड़ी होती है, गायक से, सिंगिंग से। तो गायक में बुद्धि पाई जाती है, कितना अच्छा गायन करते हैं। ओके, खड़ा अब ये है हमारा 6 नंबर का प्राकृतिक योग्यता बुद्धि। प्राकृतिक योग्यता बुद्धि मतलब जो प्रकृति से प्रेम करते हैं, इनको जैसे किसान आदि है, या फिर मतलब कोई पर्यावरणविद हो सकता है, वन वगैरह की जो रक्षा करते हैं, इनमें किसान आदि में बुद्धि पाई जाती है। ओके, तो यहाँ तक आप ये 6 बुद्धि समझ गए। भाषाई बुद्धि इसमें मिलेगी, पत्रकार, इन्हें आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं अपने पेपर में, अपनी क्वेश्चन की डिमांड के आधार पर। मैं जैसे बता रही हूँ आप याद रख सकते हैं इसको और एक्सप्लेन कर सकते हैं। अंकिक योग्यता नहीं है, शारीरिक गति बुद्धि, यहाँ पे गलत टाइप हो गया, शारीरिक गति बुद्धि। तार्किक योग्यता बुद्धि, स्थानिक योग्यता बुद्धि, संगीतात्मक बुद्धि, प्राकृतिक योग्यता बुद्धि। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। अब हम अंत्यवैयक्तिक और अंतरावैयक्तिक, देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अंत्य मतलब होता है अपने अंदर का, अंत है, अंत्य होता है अपने अंदर का, अंतरा होता है बाहर के लोगों के साथ। अंत्य मतलब अपने अंदर, अपने आप से क्या बातें करते हैं, अपने अंदर तक, अपने आप से, किसी से तुलना नहीं, है ना। अंतरा होता है डिफरेंट डिफरेंट व्यक्तियों से आप क्या बात करते हैं। देखो इस अंत्य, अंत्य मतलब अंदर,
अंतरा मतलब अंतरा बड़ा है तो आप सोच लेना ज्यादा व्यक्ति आएंगे, अंतरा मतलब छोटा, इसमें हम अकेले आएंगे, तो इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। देखो, अंत व्यक्ति योग्यता बुद्धि मतलब आप अपने आप से ही बात करते रहते हैं, आध्यात्मिक चिंतन करते रहते हैं, तो ऐसे लोगों में जिसमें ये बुद्धि पाई जाती है, ज्यादातर आध्यात्मिक गुरु बनते हैं, आध्यात्मिक गुरु वगैरह होते हैं। अंतर व्यक्ति योग्य मतलब लोगों से इंटरेक्शन करने की क्षमता, लोगों से डिस्कशन करने की क्षमता, आप कितनी अच्छी तरह लोगों से डिस्कशन कर पाते हैं। तो नेता वगैरह जो लोग होते हैं उनमें ये बुद्धि पाई जाती है, वे लोगों को अपनी बात के लिए इजीली कन्वेंस कर लेते हैं, लोगों को अपने झूठे वादों में फंसा लेते हैं। देखो, इलेक्शन के टाइम पे आपने देखा ही होगा। अस्तित्ववादी योग्यता बुद्धि, अस्तित्ववादी योग्यता बुद्धि है, अस्तित्व से रिलेटेड है, इसमें है ना अस्तित्व पे क्वेश्चन उठाए जाते हैं। इसमें है ना, जिसमें ये बुद्धि पाई जाती है, सोचता है कि इस चीज का अस्तित्व है, ये चीज है तो ये क्यों है। जैसे भगवान क्या है, मैं क्यों हूं, भगवान का अस्तित्व है, इस टाइप के क्वेश्चन उठाते हैं। जिन लोगों में ये बुद्धि पाई जाती है, ज्यादातर फिलोसफर, दर्शन शास्त्री बनते हैं। फिलोसफर्स होते हैं, वे हर चीज पे क्वेश्चन उठाते हैं, जैसे ज्ञान, ज्ञान क्या है, ज्ञान सत्य है, सत्य क्या है, इस टाइप की चीजें होती है ना ये। तो हम देखते हैं लास्ट, संवेगात्मक बुद्धि। संवेगात्मक बुद्धि सिद्धांत किसने दिया था, जॉन मेयर और पीटर सेलो और डेनियल गोलमैन। देखो, संवेगात्मक बुद्धि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छी तरह करके जाना। संवेगात्मक बुद्धि क्या होता है, अपने संवेगों को मैनेज करने की एक बुद्धि। ठीक है, सबसे पहले जो है ना 1990 में जॉन मेयर और पीटर सेलोम ने ये सिद्धांत दिया था। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, संवेगात्मक बुद्धि बुक लिखी थी इन्होंने। लेकिन ये सिद्धांत है ना जो व्यवस्थित रूप में जो प्रस्तुत करा ना, ये डेनियल गोलमैन ने करा, डेनियल गोलमैन ने। देखो, संवेगात्मक बुद्धि क्या होती है, हमारे जो संवेग होते हैं, क्रोध, खुशी, भय, दया, इस टाइप के जो हमारी इमोशंस होते हैं ना, अपने इमोशंस को हम किस तरह कंट्रोल कर पाते हैं। आप एकदम से इमोशन में ज्यादा बह जाते हो, अगर रोने लग जाते हो तो रोते ही रहते हो, अगर हंसने लग जाते हो तो हंसते ही रहते हो, मतलब अपने इमोशन को कंट्रोल करने की कैपेसिटी अगर आप में नहीं है, तो कह सकते हैं कि संवेगात्मक बुद्धि की कमी है। किस सिचुएशन में कैसा रिएक्ट करना है, क्या रिएक्शन देना है, जिसमें ये चीजों की समझ होती है ना, उसमें संवेगात्मक बुद्धि ज्यादा होती है। देखो, इसको देख सकते हैं हम कि उचित मात्रा में, उचित समय पर, कितने आसान भाषा में लिखा है, उचित मात्रा में संवेग पैदा करना ही संवेगात्मक बुद्धि है। देखो, उचित टाइम पर, किस टाइम पर कैसा रिएक्शन देना है, उचित टाइम और उचित मात्रा, उचित क्वांटिटी। ओके, में संवेग जो हम पैदा करेंगे वही, अपने संवेग को पहचानना कि हम किस परिस्थिति में कैसा रिएक्ट करते हैं, पहचानना, दूसरों के संवेग को समझना। दूसरा अगर इस टाइप से मुंह लटका के, इस टाइप से मुंह लटका के बैठा है तो वो दुखी है, वो क्या हो सकता है रीजन, दूसरों के संवेगों को समझना और समझते हुए व्यवहार करना, ये संवेगात्मक बुद्धि है। जो डेनियल गोलमैन है, इनकी एक पुस्तक है संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लाभ से महत्वपूर्ण क्यों, कि संवेगात्मक बुद्धि हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जीवन में जो 80% हमारी जो सक्सेस होती है ना, वो संवेगात्मक बुद्धि पर ही निर्भर करती है। 80% सक्सेस हमें इमोशन में ना बहते हुए एक प्रैक्टिकल डिसीजन लेना होता है, इसको हम संवेगात्मक बुद्धि कहते हैं। जो आदमी प्रैक्टिकल डिसीजन ले पाता है वो सक्सेसफुल होता है लाइफ में। ओके, तो 80% जो हमारी सक्सेस है इसी पर निर्भर करते हैं। कई बार अपने इमोशन को साइड में रखकर लाइफ में प्रैक्टिकल डिसीजन लेना सीखिए, प्रैक्टिकल डिसीजन लेना। ओके, देखिए कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। तो संवेगात्मक बुद्धि आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। देखो, यहाँ का यूनिट 6 का पहला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, बुद्धि, जिसको हमने बहुत अच्छे से समझा, सब चीजों को देखा, बुद्धि से जो भी क्वेश्चन बन सकता है अब आप उस क्वेश्चन को करने की स्थिति में है। अब हम देखते हैं सृजनात्मकता। सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी क्या होती है, देखो बहुत ही प्यारी प्यारी चीजें है ये, बहुत ही अच्छी चीजें है, काफी मन लगता है इनको पढ़ाने में भी और पढ़ने में भी। आप देखो, क्रिएटिविटी को आप समझिए, आप एग्जाम में कैसा आंसर लिख कर आ सकते हैं, आपका आंसर कैसे दूसरों से अलग हो सकता है। आप जितना अच्छा आंसर लिखेंगे तो हम कह सकते हैं आप में क्रिएटिविटी ज्यादा है, आप पॉइंट को कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, आपके आंसर में क्या खास है, क्यों एग्जामिनर आपके आंसर पे आपको ज्यादा नंबर दिया, आपने डायग्राम्स का यूज किया है, या फिर आपने वो हेडिंग्स अच्छे से बनाए हैं, पॉइंट में लिखी है अपनी बात, फालतू बकवास नहीं लिखी, अच्छी तरह क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग लिखा है, तो हम कह सकते हैं आप बहुत क्रिएटिव व्यक्ति है। आप अच्छी तरह सब कुछ आप एक सुंदर अच्छी तरह लिख पा रहे हो। तो सृजनात्मकता क्या है कि हमारे पास जो संसाधन उपलब्ध है, हमारे पास जो भी कुछ है, सपोज हमारे पास कोई आदमी देखकर
फालतू पड़ी चीजों से भी काफी अच्छी चीजें बना लेता है। फालतू का कोई चूड़ियों से कुछ बना लेता है, कोई किसी और चीज से बना लेता है घर में, जिन्हें हम वेस्ट समझकर फेंक देते हैं। तो हम कह सकते हैं उन आदमियों में सृजनात्मकता का गुण पाया था, वे एक बहुत काफी क्रिएटिव होते हैं। सृजनात्मकता वो है जो उपलब्ध संसाधन है हमारे पास, उसकी मदद से नया या नवीन वस्तु या नवीन अवधारणा को जन्म देना, नई चीज बनाना, उसे हम सृजनात्मकता कहते हैं। जो हमारे पास पुरानी वस्तु है उससे हम कुछ नई चीज बना ले। सृजनात्मकता में नवीनता होती है, देखो कुछ नया बनेगा तभी तो हम कहेंगे क्रिएटिव। जो पहले ही बन चुका है अगर उस चीज को बनाएंगे तो फिर हम क्रिएटिव नहीं बोलेंगे उसको। अगर आपको जैसे सब पढ़ा रहे हैं ऐसे ही मैं पढ़ाऊंगी तो फिर आप क्यों पढ़ना पसंद करेंगे मेरे से, आप ये बताइए। नवीनता होनी चाहिए, उपयोगिता होनी चाहिए, मतलब कि उपयोगी भी होना चाहिए वही। अब जैसे मैं आपको जो कंटेंट दे रही हूँ, मैं आपको सपोज चलो मैं बहुत ही अच्छा कुछ आपको समझा रही हूँ या नहीं समझा रही हूँ, अगर वो आपके लिए उपयोगी नहीं है, आपके एग्जाम में उससे क्वेश्चन नहीं बन पाते तो फिर कैसे कह सकते हैं कि ये सही है। तो उपयोगिता भी होनी। अगर आप जैसे कोई वस्तु बना रहे हैं, आपने कुछ भी वस्तु बनाई, तो आप अगर वो समाज के लिए उपयोगी, आपके लिए उपयोगी है, तो तभी हम कहेंगे कि आप क्रिएटिव है। आपने कुछ ऐसा बना दिया जो यूजलेस है, तो यूजलेस तो वो पहले भी थी, यूजलेस चीजों से तो बनाते हैं। तो ये होती है सृजनात्मकता। अब हम सृजनात्मकता की डेफिनेशन देख लेते हैं। करो एंड करो क्या नाम, देखो करो एंड करो तो साइकोलॉजी का फेवरेट नाम है, ये तो हर जगह आना है, इसको तो आपको याद कर ही लेना है। करो एंड करो बहुत ही आसान है, करो एंड करो। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। जो मौलिक परिणाम होते हैं, मौलिक मतलब एक अलग परिणाम, जो अलग परिणाम होते हैं उनको हम व्यक्त कर सकते हैं, इसकी मानसिक प्रक्रिया है ये। जेम्स डीवर के अनुसार सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचनाएं, सृजनात्मकता क्या करती है, नवीन रचनाएं उत्पन्न करती है, नवीन रचनाएं उत्पादन में होती है। जो भी कुछ हम नया बनाएंगे, नया उत्पादन करेंगे, उसमें क्या पाई जाती है, सृजनात्मकता, सृजनात्मकता पाई जाती है उसमें। जैसे मैंने आपके लिए पीपीटी तैयार की है बड़े क्रिएटिव वे में, ताकि आपको क्रिएटिविटी पढ़ने में मजा आए। स्किनर के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का अर्थ है कि व्यक्ति की भविष्यवाणी अथवा निष्कर्ष नवीन, मौलिक, देखो नवीन में मौलिक भी एक नवीन ही होता है एक तरह से, अन्वेषात्मक हो या असाधारण हो, सबसे अलग हो, ठीक है ना। बर्टलैंड ने क्या कहा था, सृजनात्मकता एक साहसिक चिंतन है, मतलब एक अलग डिफरेंट तरीके से सोचना। तो इसे ना साहस का काम काम बताया इन्होंने, इन्हें साहसिक कार्य बताया इन्होंने इसको, कि सृजनात्मकता जो है वो एक साहसिक चिंतन है। स्टैन के अनुसार क्या है, जब किसी कार्य के परिणाम, जो हम कोई कार्य कर रहे हैं अगर उसके परिणाम नए हैं और उपयोगी भी है, तो क्या है वो सृजनात्मकता है। नए और उपयोगी है तो सृजनात्मकता है। हम आगे देखते हैं। देखो सृजनात्मकता की प्रकृति क्या होती है, विशेषताएं क्या होती है। देखो सृजनात्मकता है ना जो सार्वभौमिक होती है, हर व्यक्ति में होती है थोड़ी बहुत सृजनात्मकता। आप भी सृजन, आप में भी हो सकती है सृजनात्मकता, आपके फ्रेंड्स में भी हो सकती है, हर व्यक्ति में थोड़ी थोड़ी मात्रा में होती है सृजनात्मकता। हर कोई कुछ ना कुछ अलग करने की कोशिश करता है, कुछ ना कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश करता है। जो सृजनात्मकता होती है प्राकृतिक होती है, मतलब ये नेचुरल होती है। वैसे तो ये नेचुरल होती है, लेकिन सृजनात्मकता को परीक्षण के द्वारा विकसित भी, कुछ ट्रेनिंग देकर भी हम लोगों को सिखा सकते हैं, उन्हें सृजनात्मक बना सकते हैं। इसे परीक्षण के द्वारा भी विकसित किया जा सकता है इसको। सृजनात्मक जो है वो अभिव्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति वस्तु को उत्पन्न किया जा सकता है, परंतु यह आवश्यक नहीं कि वह पूर्ण रूप से नहीं हो, पूर्ण रूप से नहीं हो। हमें ना जो सृजनात्मक चीजें बनाते हैं तो हम उस नई वस्तु बना सकते हैं, पर ये भी नहीं पूरी डिफरेंट हो, थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकती है वो। यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं सृजनात्मकता की जो प्रकृति के बारे में बता रहे हैं। अब देखते हैं सृजनात्मक जो चिंतन होता है स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र रूप से हम उसको सोच सकते हैं। ओके, सृजनात्मकता का बुद्धि से धनात्मक, धनात्मक संबंध समझिए। जैसे सपोज ये हमारी बुद्धि है और ये सृजनात्मकता है, तो सृजनात्मकता का बुद्धि से एक पॉजिटिव रिलेशन होता है, मतलब कि अगर आप में सृजनात्मकता है तो डेफिनेटली आप में बुद्धि तो होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप में बिल्कुल भी बुद्धि ना हो फिर भी आप सृजनात्मक हो। तो इनका एक पॉजिटिव रिलेशन होता है। सृजनात्मकता को हम नाप भी सकते हैं, देखो बुद्धि को भी हम नाप सकते हैं, ऐसे बुद्धि की तरह हम सृजनात्मकता को भी नाप सकते हैं। ओके, सृजनात्मकता का जो विकास हो बाल्यावस्था से शुरू हो जाता है। देखो बच्चे क्रिएटिवनेस जो होती है ना वो बच्चे में बाल्यावस्था से आ जाती है। बच्चे छोटे छोटे बच्चे भी काफी चीजें बनाते रहते हैं कुछ ना कुछ। अब तो इतना होता नहीं, मिट्टी वगैरह मिट्टी में खेले तो बच्चे काफी आकृतियां बनाते रहते थे। और 30 वर्ष की आयु में सर्वाधिक होती है, जो 30 वर्ष की आयु होती है ना इसमें सृजनात्मकता सबसे ज्यादा पाई जाती है। देखो सृजनात्मकता का संबंध अपसारी चिंतन से है।
सृजनात्मकता है जो अपसारी चिंतन है, और बुद्धि है अभिसारी चिंतन। देखो अपसारी और चिंतन और अभिसारी चिंतन को हम अभी समझ लेते हैं। ओके, चलो एक पेज ले लेते हैं। देखो ये अपसारी और अभिसारी वर्ड्स क्या है ना, ये एक तरह के लेंस होते हैं, अपसारी और अभिसारी, अपसारी और अभिसारी। अभिसारी इसको समझो आप, अपसारी अभिसारी मतलब अभिसारी सिकुड़ जाएगी, अभी मतलब अभी की सारी सिकुड़। सपोज ये कोई यहाँ पे कोई ये इस टाइप के लेंस है, तो यहाँ से जो भी किरणें आएगी ना, जो भी थॉट्स आएंगे, तो इसको बहुआयामी दिशा में सोचेंगे, चारों तरफ से सोचेंगे, इसको इधर भी इसका क्या हो सकता है, इससे क्या अगर हम ऐसा करेंगे तो ये क्या हो सकता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव सोचेंगे, तो इसे बोलते हैं हम अभिसारी। तो सृजनात्मकता जो होती है वो अभिसारी होती है। और अपसारी, अपसारी में क्या होता है, अपसारी में जैसे जो भी चीज आएगी ना वो एक बिंदु पर सिमट जाएगी, इकट्ठे हो जाएगी, यहाँ पे इसे बोलते हैं अभिसारी। जो होती है बुद्धि, बुद्धि हमारी जो होती है वो अभिसारी होती है। और सृजनात्मकता में हम क्रिएटिव आइडियाज सोच पाते हैं, बुद्धि में हम सिर्फ एजिटिव बातों को ग्रहण कर पाते हैं, क्रिएटिव आइडियाज सोच पाते हैं। ओके, तो अब देख लेते हैं हमने कौन सा पॉइंट डिस्कस नहीं किया। सृजनात्मकता के लिए उचित और स्वतंत्र वातावरण आवश्यक है। ऐसा नहीं कि आप बच्चों को कठोर अनुशासन में रखो, दबा के रखो, तो फिर वो सृजनात्मकता कैसे दिखाएगा अपनी। उसके लिए तो एक खुला, एक स्वतंत्र इंडिपेंडेंट एटमोस्फेयर चाहिए होगा। ये कल्पना पर भी आधारित है और अमूर्त होती है। देखो हम कल्पना करके तो नई चीजों का निर्माण कर सकते हैं, हम पहले सोच लेते हैं कि हमें इस टाइप के कुछ बनाना है, तो हम एक उसके एक चित्र बना लेते हैं अपने दिमाग में। एक्चुअल में तो नहीं होता तब तक, तो अमूर्त है वो, अमूर्त भी ऐसा ऐसा, तो फिर तब जाके हम उसको बनाते हैं, कुछ भी हम क्रिएटिविटी करनी होती है। ओके, बालकों में सृजनात्मकता बढ़ाने के उपाय, देखो ये भी पूछ सकते हैं, बालकों में हम किस प्रकार, मैंने कहा था ना सृजनात्मकता को हम विकसित भी कर सकते हैं, तो किस किस उपाय से हम बालकों में सृजनात्मकता बढ़ा सकते हैं। बालकों में सृजनात्मकता बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि अध्यापक स्वयं भी सृजनात्मक प्रवृत्ति का हो। देखो अध्यापक अगर सृजनात्मक प्रवृत्ति का होगा तो तभी वो बालकों में सृजनात्मकता को इंप्रूव कर पाएगा, उन्हें आइडियाज दे पाएगा कि किस किस तरह आप क्रिएटिव बन सकते हैं। ओके, जो टीचर है उसको है ना वाद विवाद भी अपनानी चाहिए, मतलब बच्चों क्या है ना आपस में कन्वर्सेशन करानी चाहिए अच्छी तरह, मतलब इस तरह से कि भाई सकारात्मक पक्ष रखो, नकारात्मक पक्ष रखो, कोई एक टॉपिक दे देना चाहिए, उन्होंने उत्तर, फिर बच्चों को देखना चाहिए कौन बच्चा उसका कैसे उत्तर दे रहा है। और शिक्षक को क्या करना चाहिए, जो स्टूडेंट होते हैं उनको अभिव्यक्ति का अवसर देना चाहिए उनको, ताकि वे समझ पाए कि बच्चा अपने जो विचार है उनको अभिव्यक्त कर पाने में सक्षम है भी या नहीं भी। इससे क्या होता है, जो स्टूडेंट में जो झिझक होती है ना, जो हेजिटेशन होती है वो खत्म होती है, और अपने जो नए नए विचार जो उनके सामने आते हैं, बहुत से बच्चे, देखो बहुत से बच्चे आप भी अपने स्कूल लाइफ में सोच सकते होंगे, बहुत सारी चीजें हमें पता होती थी, बहुत सारे विचार होते थे हमारे, फिर भी हम जवाब नहीं दे पाते क्योंकि झिझक होती थी, टीचर के साथ ना कंफर्टेबल फील नहीं करते थे उस टाइम पे। तो टीचरों को है ना छात्रों को अभिव्यक्ति के अवसर देने चाहिए ताकि वे बोल पाए, उनमें झिझक खत्म हो। कभी बोर्ड पे आपको क्लास के टाइम पे कोई क्वेश्चन करवाने के लिए खड़ा कर दिया जाए तो पहले दिन आपको काफी दिक्कत होती है, धीरे धीरे आप इंप्रूव करते जाते थे, आपकी झिझक खत्म होती जाती थी। ओके, अगर बालक कोई क्रिएटिव कार्य करे, अगर बालक कोई क्रिएटिव कार्य करता है तो शिक्षक उसे पुनर्बलन देना चाहिए, उसे कोई रिवार्ड्स देना चाहिए, पुरस्कार देना चाहिए, ताकि वो और प्रोत्साहित हो इस चीज को लेकर और वो और इस टाइप के कार्य करे। जो अगर आप मुझे अब अच्छे से मतलब कमेंट करोगे अच्छी तरह, तो मैं आपके लिए और डेफिनेटली और अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊंगी और अच्छी अच्छी रिसर्च करूंगी आपके लिए और काफी मेहनत करूंगी। टीचर्स को चाहिए छात्रों की जो नवीन कार्य है उसकी प्रशंसा करे, स्टूडेंट जो भी कुछ नया काम करता है उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, उनका उत्साह बनाना चाहिए। ओके, उत्साहवर्धन होगा तो स्टूडेंट और ऐसे कार्य करेगा। देखो अब टीचर को और क्या करना चाहिए, टीचर को ये कोई स्टूडेंट है, कोई प्रॉब्लम है, वो जो मेथड पहले से चला रहा है उसी से स्टूडेंट उसे सोल्व कर रहा है, तो टीचर को उसको नया मेथड बताना चाहिए, उसको कहना चाहिए नहीं आप इस मेथड से मत करो, आप इसको और भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कर सकते हो, उसको सिखानी चाहिए ताकि वो एक क्रिएटिव बन सके। और टीचर को छात्रों को प्रोजेक्ट देने चाहिए, प्रोजेक्ट्स में भी देखो काफी बच्चे सोचते हैं प्रोजेक्ट्स के बारे में, किस टाइप का डायग्राम बनाए, कैसे हम चित्र लगाए, तो उसमें सृजनात्मकता का विकास होता है। ये नंबर 8 है मस्तिष्क उद्वेलीकरण विधि। देखो मस्तिष्क उद्वेलीकरण विधि आपके शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, मस्तिष्क उद्वेलीकरण विधि जो है ना वो किसने दी थी, ये दी थी ओसबर्न ने। इसके अनुसार है ना छात्रों के सामने कोई समस्या रखी जाती है
और छात्र जो है ना अपने मन से उस समस्या का समाधान शिक्षक से पूछ सकता है और अपने मन से कोई समाधान निकाल सकता है। जैसे कोई छात्र कुछ और समाधान निकाला है, कोई कुछ और समाधान निकाल रहा है, तो इससे है ना हम देख पाते हैं किस बालक में कितनी सृजनात्मकता है। और इसमें बालकों की सृजनात्मकता का विकास भी होता है। इससे शिक्षक को छात्रों के मन में उत्पन्न नकारात्मक अनुभूतियों को हटाना चाहिए। मतलब स्टूडेंट के मन में जो भी कुछ नकारात्मक बातें हैं, नेगेटिव बातें हैं, शिक्षक को उन्हें बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट जब तक आशावादी नहीं होंगे, ऑप्टिमिस्ट नहीं होंगे, तो वह कुछ नया नहीं सोच पाएंगे। आशावादी इंसान ही हमेशा नया सोच पाता है कुछ, और नया ज्ञान पर इकट्ठा करने पर जोर देना चाहिए, उनमें नई आदतों का विकास करना चाहिए, उसके लिए उन्हें अनुकूल वातावरण भी देना चाहिए। ओके, तो ये शिक्षक क्या क्या कर सकते हैं सृजनात्मकता के विकास में, हमने ये सब देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। सृजनात्मकता के तत्व कौन से हैं? देखो, एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता के तत्व काफी इंटरेस्टिंग है, आप आराम से समझिएगा, कुछ भी दिक्कत नहीं है। देखो, सबसे पहला तत्व है संवेदनशीलता। संवेदनशीलता क्या होता है? संवेदनशीलता होता है आपके अंदर क्या योग्यता है, आपके अंदर क्या योग्यता है, क्या अयोग्यता है। जब आप इससे परिचित होते हैं ना, तो हम कह सकते हैं आप में संवेदनशीलता है। मतलब कि अपनी अच्छाई को और बुराई से अगर आप परिचित हो, आप जानते हो कि मेरे अंदर ये अच्छाई है, मेरे अंदर ये बुराई है, मेरे अंदर ये गुण है, ये दोष है, अगर आप उसे समझते हो ना और उसके अनुसार कार्य करते हो, अपने गुणों को इंप्रूव करते हो, अपने दोषों को दूर करने की कोशिश करते हो, तो हम कह सकते हैं कि आप में संवेदनशीलता है। संवेदनशील होते हैं वे जिन व्यक्तियों में सृजनात्मकता हो, संवेदनशील भी होते हैं परिवर्तन के प्रति, मतलब अपने दोषों को दूर करते हैं, एडजस्ट करते हैं नए वातावरण में, परिवर्तन को पसंद करते हैं, परिवर्तन को नकारते नहीं। अगर पॉजिटिव परिवर्तन है तो उसे एक्सेप्ट करते हैं, उसके अनुसार खुद को डालने की कोशिश करते हैं। देखो, नवीनता, नवीनता क्या होती है? देखो, नवीनता सृजनात्मकता से जुड़ी हुई है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सृजनात्मकता में। जब तक आप किसी नवीनता के प्रति आप अट्रैक्टिव नहीं होंगे, आकर्षण नहीं होगा, आपको कुछ नई चीज चाहिए नहीं होगी, तो आप नई चीज बना कैसे सकते हो? आप में नवीनता के प्रति थोड़ा आकर्षण होना चाहिए, नवीनता के प्रति झुकाव होना चाहिए, आपको चीजों को डिफरेंट तरीके से करने की क्षमता होनी चाहिए, सोचना पड़ेगा आपको उस बारे में। मौलिकता, मौलिकता क्या होती है? देखो, मौलिकता का संबंध भी नवीनता से ही होता है। मौलिकता भी विविधता, सबको आप किसी समस्या को कैसे दूसरों से अलग ढंग से सुलझा सकते हो, इस शक्ति को कहते हैं मौलिकता। कि आपका जो देखने का नजरिया है वो जितना अलग होगा लोगों से और जितना सकारात्मक होगा। ऐसा नहीं कि सब लोग सकारात्मक देख रहे हैं, आप नेगेटिव देखने लगो उस चीज को, कि लोगों से नजरिया अलग करना है। आपका अलग होना चाहिए और सकारात्मक होना चाहिए। जैसे मतलब आप सपोज आपका उत्तर दूसरों से जितना अलग होगा और जितना सटीक होगा, तो उतने नंबर आपको अच्छे मिलेंगे। तो इसे हम कहते हैं विविधता, मौलिकता कह सकते हैं इसको। धारा प्रवाह, धारा प्रवाह क्या होता है? फ्लुएंसी, मतलब किसी समस्या या किसी पर्सन का जवाब आप कितनी धारा प्रवाह से दे पा रहे हैं, कितनी फ्लुएंसी से दे पा रहे हैं, कितनी धारा प्रवाहिता से उसे सुलझा पा रहे हैं। तो सृजनात्मक व्यक्तियों में पाई जाती है समस्या का समाधान जल्दी देने में, धारा प्रवाहिता के साथ देने में सक्षम होते हैं। उत्सुकता, उत्सुकता क्या होती है? देखो, अगर आप सृजनात्मक है तो आपको उत्सुक रहना पड़ेगा, जिज्ञासु रहना पड़ेगा, नई नई खोजों को करने, नई नई बातों को जानने के लिए, आपके नए नए विचारों को जानने के लिए आप में उत्सुकता होनी चाहिए, तो तभी आप सृजनात्मक कहलाएंगे। सृजनात्मकता के ये तत्व है, 5 तत्व हम देख चुके हैं: संवेदनशीलता, नवीनता, मौलिकता, धारा प्रवाहिता और उत्सुकता। आई होप आपको पांचों समझ में आ गए होंगे। कुछ और तत्व है, इनको भी देखते हैं। लचीलापन, देखो फ्लेक्सिबिलिटी होनी जरूरी है, फ्लेक्सिबिलिटी आप में होनी चाहिए। लचीलापन क्या होता है? लचीलापन होता है कि किसी वस्तु को अनेक रूप में प्रस्तुत करने अथवा किस समस्या को, ये कोई प्रॉब्लम्स है हमारे सामने, कोई प्रॉब्लम है सपोज, इसके डिफरेंट डिफरेंट क्या क्या सॉल्यूशन होते हैं, हम उनको प्रस्तुत करते हैं, तो लचीलापन है। लचीलापन मतलब आप एडजस्ट, आप फ्लेक्सिबल हो चीजों के प्रति। विस्तारता, देखो विस्तारता होनी काफी जरूरी है। आप किस चीज को कितनी विस्तृत रूप से एक्सप्लेन कर, आपके डेस्क्रिप्टिव पेपर है तो आपको देखना है आप कितनी विस्तृत रूप से, अगर लॉन्ग आंसर आपके आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आपके आते हैं, तो उनमें कितनी विस्तृत रूप से आप आंसर लिख पाते हो और सही लिख पाते हो, उन्हें एक्सप्लेन कर पाते हो अपनी बातों को, अपनी कहीं। देखो, डेस्क्रिप्टिव एग्जाम में ये देखा जाता है कि आपकी एक्सप्लेनेशन पावर कितनी अच्छी है, आप कितना अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो एक्सप्लेन करना होता है आपको, आसान शब्दों में एक्सप्लेन करना होता है। क्वेश्चन बैंक की लैंग्वेज काफी हार्ड होती है, मैंने देखी क्वेश्चन बैंक की लैंग्वेज, मतलब बच्चे समझ नहीं पाते इतनी आसानी से, तो इसे कहते हैं विस्तारता। विस्तारता। पुनर्परिभाषीकरण, देखो पुनर्परिभाषीकरण क्या है? पुनर्परिभाषीकरण है कोई चीज पहले से, जैसे कोई डेफिनेशन है, कोई पहले से बनी हुई आ रही है, आपने उसे किसी अलग रूप में समझाया, तो आपने उसे पुनः परिभाषित किया। आप कितने अलग रूप में समझा सकते हो, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे
अरस्तु। अरस्तु का नाम तो आपने सुना ही होगा, ये एग्जाम्पल है अभी। अरस्तु ने कहा था जो शिक्षा की जो जड़ें है, अरस्तु ने कहा था शिक्षा की जड़ें कड़वी होती है, शिक्षा की जड़ें कड़वी होती है लेकिन फल मीठा होता है। शिक्षा की जड़ें कड़वी होती है लेकिन फल मीठा होता है, लेकिन फल मीठा होता है। देखो अरस्तु ने ये वाली बात कही थी। अब इस बात को आप कितने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन कर पाते हो, तो हम कहते हैं आप इसे पुनर्परिभाषण करने की क्षमता है। ये भी एक सृजनात्मकता जिसमें होती है उसमें पाई जाती है। जैसे हम कह सकते हैं कि भाई शिक्षा, ज्ञान प्राप्त करना काफी कठिन है, लेकिन ज्ञान का जो फल होता है ना, ज्ञान प्राप्त करने के बाद हमें जो मिलता है ना, वो काफी मीठा होता है। जैसे अब आपको ये वीडियो बड़ी लग रही होगी, पढ़ने में दिक्कत हो रही होगी, लेकिन जब आप इसको एक बार पढ़ लोगे ना, या एग्जाम देने में जाओगे ना, तो आप जब सब कुछ लिख पाओगे ना, आपको जो खुशी मिलेगी ना, वो आपका मीठा फल होगा। तो आप किस तरह परिभाषित कर सकते हो, ये भी डिपेंड करता है सृजनात्मकता के लिए। सृजनात्मकता के तत्व यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, ये हमने देख लिए हैं। अब देखते हैं बालकों की सृजनात्मकता बढ़ाने में शिक्षक या विद्यालय की क्या भूमिका है। बालकों को हम किस तरह सृजनात्मक बना सकते हैं। देखो बालकों में वैसे तो सृजनात्मकता जन्मजात होती है, लेकिन इसका विकास करने के लिए उचित वातावरण, उचित पर्यावरण, उचित गाइडेंस देना होता है प्रॉपर वे में। तो देखते, आप देखो इसमें दो कुछ तरह के क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। आपको पूछ सकते हैं बालक की सृजनात्मकता बढ़ाने में शिक्षक की क्या भूमिका है, विद्यालय की भूमिका। कुछ भी पूछे आपको ये लिखना है, शिक्षक और विद्यालय, क्योंकि विद्यालय में ही शिक्षक होते हैं। जिस तरह से भी आपका क्वेश्चन बनता है कि बालकों की सृजनात्मकता बढ़ाने में शिक्षक की क्या भूमिका है, पूछ सकता है विद्यालय की क्या भूमिका है। बालकों में सृजनात्मकता बढ़ाने में विद्यालय और शिक्षक को निम्नलिखित कार्य करने चाहिए। अब देखते हैं क्या क्या करना चाहिए। बालक के चारों ओर का जो वातावरण होता है, उन्हें कुछ नया करने के लिए प्रेरित करने वाला होना चाहिए। मतलब ऐसा बोरिंग वातावरण नहीं, उन्हें कुछ हमेशा उन्हें है ना कुछ प्रेरित करता हो कि कुछ नया करना है, कुछ नया सीख रहा है। बालकों को है ना ऐसी जगह ले जाना चाहिए जहाँ पे मतलब कुछ सृजनात्मक कार्य हो, कुछ क्राफ्टिंग बन रही हो, या फिर कुछ सॉफ्ट टॉयज वगैरह बन रही हो, या फिर कुछ और हो रहा हो, कुछ सृजनात्मक कार्य हो रहे हैं। बालक अगर वहां पे जाते हो तो वे देखते हैं हाँ भाई ये ऐसे कार्य करे, हमें भी करना चाहिए। मतलब कुछ भी हो सकता है सृजनात्मक कार्यों में। बालकों में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता जैसे गुणों का विकास करना चाहिए कि बच्चों में आत्मविश्वास कैसा है, आत्मनिर्भरता कैसी है। मतलब सेल्फ डिपेंडेंट होना, किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे वे। ओके, आत्मविश्वास के गुणों का, आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहिए बच्चों के। बालकों को जो सृजनात्मकता संबंधी किसी भी प्रकार की अनुक्रिया करने के स्वतंत्र अवसर मिलनी चाहिए। बालकों को जो सृजनात्मकता है उसके लिए कोई भी काम करना चाहते हैं बच्चे अगर सृजनात्मकता से रिलेटेड, तो उन्हें उसका अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, उन्हें उसके अवसर मिलने चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको दबा दिया, नहीं नहीं ये नहीं करना आपको, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, अब देखते हैं बालकों के मौलिक विचार। बालकों के जो विचार है, जो नए विचार है, उनको प्रोत्साहन देना चाहिए, उन्हें दबाना नहीं चाहिए, उन्हें सप्रेस नहीं करना चाहिए। ओके, बालकों के मन में किसी प्रकार का भय ना हो, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। मतलब सभी, कोई भी बालक डरा सहमा या झिझक ना हो, इसके लिए कोशिश करनी चाहिए। टीचर को उन्हें फ्रेंडली बनाना चाहिए। बालकों को तनाव, दुश्चिंता आदि इस टाइप की जो मानसिक प्रॉब्लम होती है उनको उनसे बचाना चाहिए। और विद्यालय में अगर हम नॉलेज दे रहे हैं, अगर हम देखो हम करिकुलम तो कंप्लीट करा ही रहे हैं, नॉलेज अगर दे रहे हैं, उसके साथ साथ कुछ क्रियाकलाप, कुछ एक्टिविटी, कुछ कंपटीशन रख लेना चाहिए। जैसे कोई स्पीच कंपटीशन रख लो, या फिर वर्ड मीनिंग कंपटीशन रख लो, या फिर कुछ क्राफ्टिंग का कंपटीशन रख लो। इस टाइप की कंपटीशन रखनी चाहिए। कुछ जैसे स्कूलों में होता भी है, रंगोली प्रतियोगिता होती है, मेहंदी प्रतियोगिता होती है, इस टाइप में ऐसी प्रतियोगिताओं में बालकों को अपनी सृजनात्मकता दिखाने का अवसर मिल पाता है। ओके, तो इस टाइप के कार्यक्रम का भी आयोजन स्कूलों में होना चाहिए और शिक्षक को हेल्प करनी चाहिए उनमें बच्चों की। अब हम देखते हैं सृजनात्मकता का मापन। ये हमारा लास्ट टॉपिक है। देखो सृजनात्मकता का मापन हम कैसे कर सकते हैं। जैसे हम बुद्धि को नाप सकते हैं, ऐसे हम सृजनात्मकता को भी माप सकते हैं। देखो इससे रिलेटेड एक दो परीक्षण आपको देख लेना, अगर पूछा जाता है आपके एग्जाम में तो आप ये लिख सकते हैं। जैसे गिलफोर्ड परीक्षण, गिलफोर्ड की एक बुक थी द नेचर ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस। द नेचर ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस में उन्होंने परीक्षण बताए। उन्होंने दो तरह के बताए, एक तो बताया असाधारण उपयोग परीक्षण, और एक बताया परिणाम सोचो परीक्षण। असाधारण उपयोग परीक्षण में आप क्या कर सकते हैं, किसी चीज का उपयोग पूछ सकते हैं बच्चों। जैसे बच्चों से पूछ सकते हैं लकड़ी का उपयोग बताओ, तो सब बच्चे अलग अलग उपयोग बताएंगे। कुछ सेम हो सकते हैं, कुछ अलग हो सकते हैं। कपड़े का उपयोग, पत्थर का उपयोग, इनके उपयोग, कुछ अलग उपयोग बताओ इनके, और क्या जो इनके नॉर्मल उपयोग होते हैं उनसे अलग कुछ उपयोग बताओ इनके। आप बच्चों से ये पूछ सकते हैं। परिणाम सोचो परीक्षण में आप पूछ सकते हैं बच्चों से कुछ इस टाइप के क्वेश्चन जिन्हें कल्पना करके बता पाए। जैसे अगर आपके पंख होते तो क्या होता बच्चों, सपोज स्कूल के पहिए लग जाए तो क्या होगा, स्कूल कहाँ पहुंच जाएगा। अगर पंख होते तो आप कहाँ उड़ के जाते।
आप किस किस पक्षियों से दोस्ती करते हैं, आप इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हो। इसमें उनकी एक थिंकिंग डेवलप होगी, वे सोच पाएंगे, वे कल्पनाशील बनेंगे। कल्पनाशीलता बहुत जरूरी है सृजनात्मकता के लिए। ओके। गेटजल्स और जैक्सन ने कुछ परीक्षण निर्मित किया है सृजनात्मकता के मापन के लिए। देखो इन्होंने वस्तुओं के उपयोग से संबंधित आप बातें पूछ सकते हो कि इस वस्तु का क्या उपयोग है और क्या क्या उपयोग हो सकता है। कोई आकृति दे सकते हो, कोई छिपी हुई, कोई बहुत बड़ा फिगर्स बना के दे दिया, उसमें कोई आकृति छिपी हुई है, सपोज आप उसे ढूंढने को कह सकते हो बच्चों से। ओके, इस टाइप के आप परीक्षण करा सकते हो। कोई समस्या दे सकते हो, उसका निर्माण, समस्या दे सकते हो, उसका समाधान आदि बच्चों से करा सकते हो। ओके। टोरेंस, टोरेंस के परीक्षण भी काफी प्रचलित है इसमें। टोरेंस ने सृजनात्मकता मापन के लिए निम्नलिखित परीक्षण दिए। इन्हें पूछना है अनुमान लगाना। इसमें क्या होता है, व्यक्ति को एक तस्वीर या आकृति दी जाती है, उसे अनुमान लगाने को कहा जाता है कि यह आकृति किस तरह की है, मतलब कई की आकृति है और किन किन चीजों से बनी हुई है। दूसरा असाधारण उपयोग में यही, मतलब कुछ चीजें दी जाती है, जैसे टीना आदि कुछ चीजें दे दी और उनसे बोला जाता है कि इस वस्तु को देखकर आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं, उनको लिखिए। फिर तीसरा होता है मान लीजिए कि वाली स्थिति दी जाती है कि कुछ भी ऐसा संभव स्थिति व्यक्ति के सामने दिया है कि सपोज अगर आप पानी में डूब गए तो क्या करोगे, आप खुद को कैसे बचाओगे, अगर सूरज न निकला सुबह तो क्या होगा। इस टाइप की मतलब कुछ असंभव चीजें दे दी जाती है बच्चों के सामने और उन्हें सोचने के लिए कहा जाता है उनपे, ताकि वे सृजनात्मक हो सके। ओके, मान लीजिए तो हमने देख ही लिया था। अब हम आकृति बनाना, इसमें है ना कोई आकृति दे दी जाती है, इसमें कोई आकृति दे दी जाती है, सपोज कोई आकृति दे दिया आपको, कोई फ्लावर्स की दे दिया, कुछ और दे दिया आपको, तो इसमें आपका इसका शीर्षक भी लिखना होता है और ये बनानी होती है कुछ भी, आप किस टाइप से बना सकते हैं। ओके। कोई अधूरी आपको शेप दे दी जाती है तो इसको पूरा करना होता है आपको। इस टाइप के कोई परीक्षण दे दिए जाते हैं आपको और उसका शीर्षक भी लिखना होता है। तो ये सब थे सृजनात्मकता मापन के परीक्षण। अब सृजनशील बालक भी कभी पूछा जा सकता है, तो ये थोड़ा सा मैटर मैंने इसका भी आपको दे दिया है, आप लिख सकते हो अगर आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। सृजनशील बालक क्या होते हैं, देखो समाज में कुछ ऐसे बालक होते हैं जिनमें कुछ नया करने का उत्साह रहता है, वो नया करना पसंद करते हैं, ये कार्यों को नवीनता से पसंद करते हैं। सृजनात्मक बालक जो होते हैं उनकी जो बुद्धि लाभ होती है 110 से अधिक होनी चाहिए, मतलब सामान्य तो होनी चाहिए, सामान्य स्तर की तो होनी चाहिए। इसलिए कहते हैं कि जो प्रतिभाशाली बालक है वो सृजनशील भी हो सकता है, लेकिन सभी सृजनशील बालक प्रतिभाशाली हो जरूरी, क्योंकि प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लाभ 140 होती है। सृजनशील बालकों की क्या क्या विशेषताएं होती है, देखो इन विशेषताओं को मैंने यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट मेंशन कर दिया। अगर आपके लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है तो आप इनको एज ए हेडिंग यूज कर सकते हैं, अगर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है तो आप इनको इसी तरह यूज कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अनुसार आप इनको यूज कर सकते हैं। देखो इनमें अपसारी और मौलिक चिंतन पाया जाता है। अपसारी चिंतन और मौलिक, मौलिक मतलब नया, अपसारी को हम समझ चुके थे। अपसारी चिंतन कैसा होता है, ओके। कल्पनाशीलता पाई जाती है, कल्पनाशीलता इंपॉर्टेंट है, हम समझ चुके हैं। प्रवाहशीलता मतलब बातों को बहुत धारा प्रवाह के साथ कर सकते हैं, ये एक फ्लोइंग फ्लोइंग रूप में कर सकते हैं। आत्मविश्वास पाया जाता है, कॉन्फिडेंस इसमें इनमें काफी ज्यादा होता है। समय को भी स्थिरता पाई जाती है, मतलब इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं, अपने इमोशन को कंट्रोल करने में कंट्रोल कर सकते हैं परिस्थिति के अकॉर्डिंग। इनमें सकारात्मकता, पॉजिटिविटी पाई जाती है और इन्हें चुनौतीपूर्ण कार्य करना पसंद होता है, ये रिस्क लेना पसंद करते हैं। ये इनमें आकांक्षा स्तर बहुत ज्यादा होता है। इनमें विचारशीलता पाई जाती है, विचार पर कोई विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं अच्छी तरह, ये विचार करते हैं काफी चीजों पर। विचारशीलता इनमें काफी अधिक मात्रा में पाई जाती है, तभी ये कुछ नया कर पाते हैं, इसलिए सृजनशील कहलाते हैं। अब देखिए कभी कभी छोटा क्वेश्चन बन जाता है, वैसे तो आपने सब समझ भी लिया, हमने बुद्धि को समझ लिया, सृजनात्मकता को समझ लिया। इस प्रकार हम अपनी यूनिट 6 कंप्लीट कर चुके हैं एक ही वीडियो में बहुत अच्छी तरह से। बुद्धि और सृजनात्मकता को आप पढ़ सकते हैं। देखो बुद्धि की समस्या का संपूर्ण हल प्राप्त करने की क्षमता है और सृजनात्मकता जो है वो नए नए कार्यों को करने की क्षमता है। विभिन्न विकासात्मक अवस्थाएं बुद्धि, देखो शैशवावस्था हो, किशोरावस्था, बुद्धि तो हमारी एक है, बुद्धि तो हमारी बदलने वाली नहीं, लेकिन सृजनात्मकता को हम बदल सकते हैं, इसे डेवलप कर सकते हैं, अलग अलग हो सकती है, टाइम के साथ ये बढ़ती है। बुद्धि पर जो है ना वातावरण का और अभिवृद्धि अधिगम का प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन सृजनात्मकता पर पड़ता है। सृजनात्मकता से हम सिखा सकते हैं, वातावरण से हम क्या सीखने को मिलता है, हम कितने सृजनात्मक। कोई बच्चा है सपोज, वो बचपन से अपने माता पिता को देख रहा है, कुछ क्राफ्ट वगैरह कुछ इस टाइप की चीजें बना रहे हैं, तो वो भी बनाना सीख जाएगा। वातावरण का प्रभाव पड़ता है सृजनात्मकता पर। बुद्धि का तो हम विकास नहीं कर सकते, जो है थोड़ी बहुत मात्रा में हम इसको बढ़ा जरूर सकते हैं, लेकिन सृजनात्मकता को विकसित किया जा सकता है।
कम बुद्धि वाला व्यक्ति सृजनशील भी हो सकता है, मतलब एक सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति सृजनशील भी हो सकता है। तो जो अधिक सृजनशील है वो व्यक्ति अधिक या कम बुद्धि वाला भी हो सकता है, तो दोनों ही सेम है, जो इसमें ज्यादा अंतर नहीं है। तो देखो, अब देखो ये है आपका सरप्राइज। अब ये यूनिट हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब इस यूनिट से जो से क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं या फिर डेफिनेटली ये क्वेश्चन आएंगे, पूछे जा सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिख दिया है। देखो अब इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछ सकते हैं, ये आपका सरप्राइज। देखो मैंने यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से तैयार करने हैं आपको इससे, और वेरी शॉर्ट कौन से, वेरी शॉर्ट में काफी प्रॉब्लम आती है, जो से बन सकते हैं इनमें से ही आएंगे डेफिनेटली। ये मैंने यहाँ पर आपको लिख दिया है ताकि आपको कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। देखो इससे ज्यादा और क्या ही चाहिए आपको, ये बताओ इससे ज्यादा क्या मिल सकता है, सब कुछ तो आपके लिए कर दिया है मैंने। अब देखो बुद्धि की प्रकृति ऐसी, बुद्धि की प्रकृति एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए तथा बुद्धि के विकास पर टिप्पणी लिखिए। ये क्वेश्चन बन सकता है आपका। तो आप लिखने की स्थिति में हो क्योंकि हम सब कुछ देख चुके हैं, हम बुद्धि की प्रकृति को देख चुके हैं, विशेषताओं को देख चुके हैं, बुद्धि के विकास को देख चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है हमारा सृजनात्मकता से आप क्या समझते हैं, छात्रों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक क्या भूमिका निभा सकता है, ये भी हम कर चुके हैं, आप लिखने की स्थिति में है। सृजनात्मकता को कैसे मापा जाता है, हम सृजनात्मकता मापन की विधियां भी पढ़ी है, तो इसको भी आप लिख सकते हैं। बुद्धि शब्द को परिभाषित कीजिए, बुद्धि शब्द बुद्धि संबंधी किन्हीं दो सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, ये भी हम कर सकते हैं। और क्या बन सकता है क्वेश्चन, बुद्धि की प्रकृति विशेषताओं का वर्णन कीजिए तब बुद्धि के विकास पर टिप्पणी लिखिए। देखो इससे अलग आपको कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता, जो बनेगा इनको ही घुमा फिरा के बनेगा, तो आप हर तरह का लॉन्ग क्वेश्चन करने की स्थिति में हो। ओके, अब देखो शॉर्ट क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, बुद्धिलाब्धि से क्या, बुद्धिलाब्धि क्या होती है, इसकी गणना कैसे की जाए, यहाँ पे आप बुद्धिलाब्धि का फॉर्मूला मेंशन कर सकते हो। ओके, रेड पेन ले ले, नीले पेन से बोर हो गए जो से। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के गुण दोष बताइए, बुद्धि परीक्षण के प्रकार बताइए, बुद्धि के प्रकार बताइए, बुद्धि के मापन को समझाइए, संवेगात्मक बुद्धि क्या है वर्णन कीजिए। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं, बुद्धिलाब्धि ज्ञात करने का सूत्र लिखिए, आप लिख ही दोगे, हमने पढ़ लिया है। बुद्धि कितने प्रकार की होती है आप ये भी लिख दो, उनके नाम लिख देना। अमूर्त बुद्धि क्या होती है ये भी आप लिख सकते हैं, हम पढ़कर आए हैं पीछे। बुद्धि के दो परीक्षणों को लिखिए, सृजनात्मकता से आप क्या समझते हैं डेफिनेशन दे सकते हो, सृजनशील बालक की दो विशेषताएं, और इससे अलग सृजनात्मकता मापन के किसी परीक्षणों का नाम लिखिए। इस टाइप का क्वेश्चन बन सकते हैं। मतलब कुल मिला के बात यह है ना, जो मैंने पढ़ा है इससे बार आपका क्वेश्चन नहीं जाने वाला इसका। ओके, तो बताइए स्टूडेंट कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, अपना फीडबैक दीजिए हमें। ओके, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां पर आकर मुझे डीएम कर सकते हैं, हमें इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, मुझे डीएम कर सकते हैं, मैं आपको इनका पीडीएफ सेंड कर दूंगी। ओके, और इसके मैं यूनिट फर्स्ट भी कंप्लीट करा चुकी हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, मैं लिंक दे दूंगी, हमारे चैनल पर विजिट कर लीजिएगा। हम बीएड का कंप्लीट कोर्स कराने वाले हैं, हमारी कोशिश है आपके एग्जाम से पहले आपकी सारी बुक कंप्लीट करा दी जाए। और अगर आपकी कुछ स्पेशल डिमांड है कि कौन सी बुक आपको पहले करानी है तो आप वो बता सकते हैं, पहले वो वाली बुक कंप्लीट करा दूंगी। अभी सबसे पहले मैं ग्रोइंग अप एज ए लर्नर कंप्लीट करा रही हूँ, अगर आपकी डिमांड आती है कोई सी और बुक की तो मैं वो वाली बुक भी कंप्लीट करा दूंगी। ओके, तो बताइएगा कैसी लगी क्लास। थैंक्स।